देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो डायबिटीज और किडनी ट्रबल के ऊपर है। तो हम उसको शुरू करते हैं क्योंकि काफी टाइम हो गया। देखिए, पहले तो डायबिटीज का जो रोग है, उस रोग को समझने के लिए हमें सिक्स हाउस की उसको स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि जो सिक्स हाउस है कुंडली का, वो इंटेस्टाइन को बताता है, नेवल के एरिया को बताता है, हमारी कमर को, वेस्ट को बताता है। और किडनी की कोई भी डिजीज इन जनरल होती है, आमतौर पे अगर किडनी की कोई डिजीज है तो उसका सिक्स हाउस से कंसर्न है। और जो डायबिटीज माइलेटस है मिलेटस है, उसको वो है, या कोई एपिडेमिक्स है, या पेप्टिक अल्सर है, इस तरह की चीजें सिक्स हाउस से रोगों को देखा जाता है। जिसमें से डायबिटीज के रोग को प्राइमरली हम सिक्स हाउस से देखते हैं, या किडनी के रोग को। किडनी की जो प्रॉब्लम्स है वो हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। लेकिन जनरल अगर किडनी में नेफ्राइटिस या कोई भी स्वेलिंग है, या कोई काम करने में वो सक्षम नहीं हो रही है, तो सिक्स हाउस उसमें स्टडी किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, डायबिटीज में जो है सिक्स हाउस को प्राइमरली देखा जाता है। डायबिटीज माइलेटस जो है मेटाबॉलिक की एक डिजीज है, जो नॉर्मल फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे ये डायबिटीज जो है दो तरह से समझी जाती है। एक तो इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है एक्सेस ऑफ ग्लूकोज या शुगर जो है ब्लड के अंदर बनता है, जिसे जो कि ग्लाइकोसूरिया के नाम से जाना जाता है, शुगर इन द यूरिन। वो ज्यादा शुगर उसमें आ जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जो बॉडी खाने में लेती है, उससे वो ग्लाइकोजन में ड्यूली कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो फिर ऐसे में वो एक्सेस ग्लूकोज को यूरिन के थ्रू पास करने लगता है। इसलिए उसको डायबिटीज माइलेटस कहते हैं। माइलेटस का मतलब है, मिलेटस का मतलब होता है यूरिन में शुगर का आना। जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में जो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, वो एक हार्मोन के द्वारा होता है, जिसे इंसुलिन कहते हैं, जो कि पेंक्रियाज में बनता है। और पेंक्रियाज से इसको ड्यूडेनम में लेके जाते हैं, जहाँ ड्यूडेनम में जाके वो मिक्सअप होता है। और वो उसको फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है ड्यूडेनम, तो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। और ये ग्लूकोज को ये लिवर में ले जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि एनर्जी के ब्लॉक्स होते हैं। और ये बाद में ब्लड के द्वारा हर सेल्स में जाती है। और जिस समय में एनर्जी की जरूरत होती है, तो स्टोर हाउस ग्लूकोजन जो है, ग्लाइकोजन जो है स्टोर हाउस होने की वजह से, जो आम जो स्वस्थ शरीर है, वो अगर उपवास में भी रहते हैं तो भी उनका ग्लाइकोजन ब्रेक होता है ग्लूकोज में, और एनर्जी का रिलीज होता है। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता। तो उनको छोटा छोटा खाना उनको बार बार खाना पड़ता है, ताकि उनका फूड जो है वो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो और उनको एनर्जी मिले। तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये जिस हार्मोन के द्वारा होता है, वो हार्मोन पेंक्रियाज सीक्रेट करते हैं। उसे इंसुलिन कहा जाता है, जो कि वीनस के अंतर्गत आता है। अगर हम बेसिक बात समझ जाएं, अभी तक जो हमने समझा है, एक तो सिक्स हाउस उसमें इन्वॉल्व है। दूसरा, इसके अंदर वीनस प्लैनेट, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स का प्लैनेट है, हार्मोन्स का प्लैनेट है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। उसी के प्रोडक्शन के द्वारा ये पूरा प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक, जो मेटाबॉलिज्म है, वो पूरा प्रोसेस जो है वो उसमें सिस्टमेटिकली चलता है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब है कि जब मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ जाती है, तो मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम प्रॉब्लम तब आती है जब अच्छा इंसुलिन पैंक्रियाज नहीं बनाता, या इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने लगती है। इसमें टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती हैं। तो अगर टाइप 1 में उनको इंजेक्शन देने पड़ते हैं इंसुलिन के, क्योंकि उसमें पैंक्रियाज बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनाता। और टाइप 2 डायबिटीज में सिर्फ मेडिकेशन से, मेडिसिन से काम चलता है। तो बहरहाल, डिजीज को समझने के बाद हमें जो समझने की जरूरत है, इसमें जिन प्लैनेट्स का मेजर रोल होगा, एक तो ये समझ लीजिए कि ये एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रॉनिसिटी की प्रॉब्लम है, लंबे समय तक चलती है। जिन्हें भी डायबिटीज होता है, उनको 20 to 40 और 50 ईयर्स तक डायबिटीज रहता है। तो उसका मतलब क्रॉनिसिटी है। अगर प्रॉब्लम क्रॉनिक है, इसका मतलब सिक्स हाउस बैडली एफ्लिक्टेड होगा, और एट्थ हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, ये आप समझ जाइए।
अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ लॉन्ग चल रही है, वो त्रिक भावों के बलवान मतलब मेलेफिक रूप से बलवान होने से होती है। क्योंकि इसमें जो 12th हाउस है वो केमिकल्स वगैरह जो बॉडी में जाते हैं, उसके लिए वो त्रिक भाव जो है दुख भाव इन्वॉल्व हो जाता है। 8th हाउस जो है क्रॉनिसिटी को लंबे समय तक ले जाता है। 6th हाउस डिजीज को कंपाउंडेड बनाता है, जो कि 8th हाउस में जाके रेस्ट करती है। अब ये चूंकि इसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी से रोग हो रहा है, तो हमें ये समझने की जरूरत है कि डेफिशिएंट इंसुलिन का मतलब है कि व्यक्ति का वीनस भी खराब होगा। अगर वीनस अफ्लिक्टेड नहीं है, तो उसके जो डेक्लस ग्लैंड्स है या जितने भी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, वो प्रॉपर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। वीनस का इन्वॉल्वमेंट इवन थायरॉक्सिन की कमी होने से या थायराइड हो जाने में भी वीनस का एफ्लिक्टेड या पीड़ित होना जरूरी है। लेकिन अभी हम क्योंकि डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो इंसुलिन की हम बात कर रहे हैं जो पैंक्रियास बना रहा है, तो वीनस का इसमें मेजर रोल आता है, जो कि गुड इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। अब इसमें एक रोल जो है इसमें जुपिटर का आता है। अब जुपिटर का रोल क्यों आ रहा है? क्योंकि लिवर के फंक्शन से ही ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो रहा है। मतलब मेटाबॉलिज्म का जितना भी रोल है वो लिवर के हाथ में है, जो कि जुपिटर प्लैनेट के अधीनस्थ होता है। तो जिन ऑर्गन्स को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जुपिटर के अधीन मानती है, उनमें पैंक्रियाज है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, और जितना कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा प्रोडक्शन है का कन्वर्जन है ग्लाइकोजन में, उसे वो जुपिटर के अधीन मानती है। तो अब एक एक प्लैनेट आ गया जो कि ओवरऑल उसको मेंटेन कर रहा है मेटाबॉलिज्म को। तो इसका मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम वीनस एफ्लिक्शन, देयर हैज टू बी एन एफ्लिक्शन ऑफ द जुपिटर आल्सो। और जुपिटर हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जीव का कारक है। मतलब अगर गुरु अगर खराब नहीं होगा कुंडली में, तो व्यक्ति की का स्वास्थ्य खराब नहीं होता। तो इसका मतलब है कि गुरु का पीड़ित होना भी उस कुंडली के अंदर आवश्यक होगा, तभी इतने लॉन्ग टाइम तक मेटाबॉलिज्म की डिस्टरबेंस की सिचुएशन को आदमी इसको वो करता है। क्योंकि इसमें एफ्लिक्शन से मतलब है जो कि दोनों के दोनों शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, तो इसलिए इसे लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की डिजीज कहा जाता है। ये कोई ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की डिजीज है। एक्सरसाइजेस से, जैसे गुरु जो है जो वो चाहता है कि जीव अपने एक्सरसाइज करे, अपने फूड पे कंट्रोल करे, तो कंट्रोल ऑन द फूड, ये सारी चीजें जुपिटर के अधीन है। एब्सटिनेंस के लिए, चूंकि आप जानते हैं कि बॉडी अगर स्वस्थ कब रहती है, जब तीनों लग्न व्यक्ति के अच्छे होते हैं। यानी उसका लग्न भी अच्छा होगा, उसका डिस्पोजिटर भी अच्छा बैठा होगा, उसका सूर्य लग्न भी अच्छा होगा, सूर्य लग्न का डिस्पोजिटर या राशि का नाथ भी अच्छा स्वस्थ होगा, चंद्र लग्न भी स्वस्थ होगा, और चंद्र लग्न का राशि का नाथ डिस्पोजिटर भी स्वस्थ होगा। तो उसका मतलब लग्नास भी इन्वॉल्व हो गए, तीनों के तीनों लग्न। क्योंकि तीनों लग्न जब तक पीड़ित नहीं होता है, व्यक्ति को इस तरह की लॉन्ग टर्म चलने वाली बीमारियां नहीं होती, और ऐसी बीमारियां नहीं होती जो कि एक बीमारी दूसरी बीमारी को ट्रिगर करती है। आपको मालूम है जिन लोगों को डायबिटीज होता है, उनको धीरे धीरे बाकी ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें वीनस हमारी कॉर्निया रेटिना को बताती है। तो आप जानते हैं डायबिटीज के पेशेंट्स को रेटिनोपैथी हो जाता है। यानी रेटिनोपैथी का मतलब परफोरेशन इन रेटिना, मतलब रेटिना में छेद हो जाते हैं, जिससे कि विजन में, और दूसरा वो बहुत ससेप्टेबल हो जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं ग्लॉक्यूमा के, जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसी प्रकार से वो किडनी को भी जो है इम्पेयर करने लगती है, डायबिटीज किडनीज को भी प्रभावित करने लगती है। तो उसका मतलब वन डिजीज इज लीडिंग टू मल्टीपल डिजीजेस। तो ये क्रॉनिसिटी के लिए तीनों लग्नों का पीड़ित होना बहुत जरूरी है कुंडली के अंदर। तो ये आपको समझना है। अच्छा, एक बात जो और हमें समझने की है कि जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं, तो हार्मोन्स को वीनस के अलावा, वीनस को स्ट्रेंथ देने वाला मून माना जाता है। और मून चूंकि सर्कुलेशन के सिस्टम का प्लेनेट है, तो इसका मतलब मून को भी पीड़ित होना जरूरी है। क्योंकि वीनस का जो ये हार्मोन्स हैं, ये ब्लड के द्वारा ही बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं। तो इसका मतलब शुक्र और चंद्रमा भी पीड़ित होंगे। दूसरा, लग्न के केस में मैंने आपको बता दिया कि लगन है, आपका सूर्य लगन है और चंद्र लगन है, ये तीनों पीड़ित होंगे। तो देखिए, अब एक बात जो आप लोगों को ये समझने की है, डिजीज, ईश्वर ने किसी को भी डिजीज्ड बॉडी नहीं बनाया है।
मतलब रोग से संबंधित व्यक्ति को नहीं बनाने की कोशिश की है भगवान के द्वारा। इसका मतलब ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की डिजीज क्यों कही जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैक्टर ऐसा आता है, चाहे वो जेनेटिक हो या व्यक्ति की कोताही हो, मतलब वो खुद जो है वो बहुत अच्छा अपने बॉडी को मैनेज नहीं कर रहा है, वो कुछ ऐसे कुपथ्य ले रहा है, या वो बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक ले रहा है। कोई भी ऐसी चीज है जो कि मेटाबॉलिज्म को खराब कर रही है। गुरु का इसलिए इसमें रोल आया है क्योंकि गुरु जो है पैंक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, इन सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, और गुरु ही जीव का भी एक निरोगी काया को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो राशि इसमें एप्लिक्टेड होगी, मैंने आपको बताया सिक्स हाउस का चूंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, तो काल पुरुष में सिक्स हाउस की राशि वर्गो है। तो आपको ये भी आपको समझना है कि इसमें वर्गो राशि भी पीड़ित मानी जाती है, तभी जाके ये रोग इतना बलवान होता है कि व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसके बाद जो डायबिटीज के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हमें समझना होगा। पहला कॉम्बिनेशन ये होता है कि इसमें और जो भाव इफेक्ट होते हैं, उसमें फिफ्थ हाउस, जो कि हमारे स्टमक का हाउस है, फिफ्थ हाउस हमारे स्टमक का हाउस है, और फिफ्थ हाउस ही डक्टस ग्लैंड्स का हाउस है। तो इस वजह से पांचवें भाव में अगर सूर्य, शनि और शुक्र बैठे हों और शुक्र कंबस्ट हो, तो ये डिजीज होने की प्रबल संभावना हो जाती है, डायबिटीज होने की। इसका मतलब है फर्स्ट आपने देखना है कि फिफ्थ हाउस किसी तरह से मेलिफिक इंटरवेंशन में है या नहीं है। मतलब अपार्ट फ्रॉम दी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो जो हमारे मॉडर्न जो आपके मेडिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इन कॉम्बिनेशन को डिफाइन किया है, लेकिन जो बात बेसिक कॉन्सेप्ट में आती है वो ये है कि चूंकि पैंक्रियाज फिफ्थ हाउस में आ रहा है, स्टमक और पैंक्रियाज वगैरह फिफ्थ हाउस में आ रहा है, इसलिए फिफ्थ हाउस में सूर्य, शनि ये आपस में शत्रु ग्रह हैं। और शुक्र, अगर शुक्र जो कि ये डक्टस ग्लैंड्स का प्लैनेट है, हार्मोन्स का प्लैनेट है, अगर शुक्र उसके अंदर है और कंबस्ट है, वैसे भी वो मेलेफिक इंटरवेंशन में आ जाएगा क्योंकि शनि के साथ है, सूर्य भी शुक्र का शत्रु है, और शत्रु शत्रु जो है शुक्र भी सूर्य को शत्रु मानता है। तो इसका मतलब आप जानते हैं दो ही कॉम्बिनेशन ऐसे हैं एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेंडशिप में, प्लानिटरी फ्रेंडशिप में, जो कि एक दूसरे को शत्रु मानते हैं, यानी कि सूर्य और शनि और सूर्य और शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो इनिमिकल माने जाते हैं, वन फ्रॉम बोथ वेज। तो सूर्य, शनि और शुक्र अगर पंचम भाव के अंदर है तो डायबिटीज मिलेटस होने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। अब सूर्य अगर असेंडेंट पे है किसी व्यक्ति के, लगन पर बैठा है, और मंगल छठे हाउस में बैठा है, तो मंगल का एर्थ एस्पेक्ट सूर्य पे पड़ता है, उसके अंदर पित्त की संभावना बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है व्यक्ति का। इस वजह से भी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण बताया गया है। अगर व्यक्ति के लगन पर मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है, पापी ग्रहों की दृष्टियां हैं व्यक्ति के लगन के ऊपर, और साथ में शुक्र पे भी पापी ग्रहों की दृष्टियां हैं, या शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो आदमी डायबिटीज से सफर करता है। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है कि असेंडेंट पे बहुत ज्यादा मेलिफिसेंस अगर होती है, मेलेफिक प्लैनेट्स अगर पापी ग्रह अगर असेंडेंट पे बैठते हैं, और पापी ग्रह उसको पाप कर्तरी दे रहे होते हैं, और पापी ग्रहों का उस पर एस्पेक्ट होता है, ऐसे व्यक्ति में, ऐसे व्यक्ति का जो शरीर है वो क्षीण होने लगता है। डायबिटीज माइलेटस की सबसे बड़ी जो कमी है इस बीमारी की, व्यक्ति का शरीर जो है अंदर से घुन की तरह क्षीण होता चला जाता है। तो इसका मतलब है कि असेंडेंट में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हों, असेंडेंट मेलेफिक प्लैनेट्स के पाप कर्तरी में हो, असेंडेंट पे मेलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट हो, इस केस में भी डायबिटीज हो जाती है, अगर गुरु का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो। इसका मतलब है कि ऐसी स्थितियों में आपने ये देखना है कि कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति बलवान है या नहीं है, गुरु का एस्पेक्ट लगन पर है या नहीं है, या गुरु का एस्पेक्ट बाकी दो लग्नों पर है या नहीं है, चंद्र लगन और सूर्य लगन पे। अगर वो होगा तो वो मेटाबॉलिज्म को, डिस्टर्बेंस को रोकेगा। या गुरु अगर त्रिकोणों में बैठा होगा और मेलेफिक्स के साथ नहीं बैठा होगा, और गुरु जो है केंद्र में बल लेके बैठा हो या त्रिकोण में बल लेके बैठा हो,
तब भी वो डायबिटीज को रोक सकता है। लेकिन अगर असेंडेंट पे मेलिफिसेंस बढ़ जाती है और गुरु का सपोर्ट नहीं आ रहा है तो व्यक्ति को डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, प्रोवाइडेड जुपिटर एंड वीनस दोनों पीड़ित हो। अब इसमें ये देखा जाता है कि जो गुरु है, गुरु को किस तरह के सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। गुरु अगर राहु के नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में हो, या शनि के नक्षत्र में हो, या शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, ऐसी हालत में गुरु को कमजोर माना जाएगा। और ऐसे में शनि का अगर एस्पेक्ट लगन पर है और शनि जो है लगन को भी इंटरफेयर कर रहा है और फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट नहीं है कुंडली के लिए, तो ऐसे में वो डायबिटीज क्रिएट करता है। मतलब बेसिक बात आप ये समझिए कि पेट से ही आदमी का स्वास्थ्य देखा जाता है। सबसे जो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आदमी का स्वास्थ्य किससे आता है? भोजन से, क्योंकि भोजन आदमी सस्टेन करने के लिए अपने आप को लेता है। और अगर वही भोजन अगर पूरी तरह से सुचारू रूप से पच नहीं रहा है, या उसके उसमें इंसुलिन नहीं जा रहा है, वो ग्लाइकोजन नहीं बन रहा है उसमें, और वो इस तरीके से वो बिल्डिंग, वो एनर्जी के ब्लॉक्स नहीं स्टोर कर रहा है सेल्स में, तो इसका मतलब व्यक्ति को क्षीणता आती जाएगी, उसकी एनर्जी का लेवल कम होता जाएगा। इसके अलावा अगर जो फिफ्थ लॉर्ड अगर कुंडली के अंदर अगर त्रिक भावों में बैठा हो, यानी त्रिक भाव हमारे दुख भाव हैं, जैसे कि छठा भाव है, अष्टम भाव है और द्वादश भाव है, उनमें अगर पंचम भाव का स्वामी बैठा होता है, तब उसमें भी व्यक्ति को डायबिटीज की संभावनाएं होती हैं, अगर वो अपने आप को एब्स्टिनेंस में नहीं ले जाता या उसके वहां कोई जेनेटिक फैक्टर नहीं होता तब। मतलब जो अगर होता है तो जेनेटिक फैक्टर ये है कि उसके मतलब पूर्वजों को, उसके पिता को, पितामह को, या दादा दादी को, या ना इनको कोई डायबिटीज की बीमारी हो तो उसे जेनेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। और जेनेटिक अगर सिचुएशन है तब ऐसे में फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का त्रिक भावों में बैठना डायबिटीज को पैदा करता है। जुपिटर का आपने ये भी देखना होता है कि गुरु अगर पीड़ित किन किन वजहों से हो सकता है। गुरु गुरु रेट्रोगेट होकर पीड़ित हो सकता है, राहु केतु या शनि के नक्षत्र में आके पीड़ित माना जाएगा, या गुरु जो है कंबस्ट होके सूर्य से अगर कंबस्ट हो जाता है तो वो पीड़ित माना जाता है, या गुरु अगर त्रिक भावों में स्वयं बैठा हो तो वो पीड़ित माना जाएगा। अगर गुरु पीड़ित है कुंडली के अंदर तो उसको डायबिटीज की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा जो साइन इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ एंड इसमें फिफ्थ हाउस एंड ऑल्सो दी फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस क्यों? क्योंकि जो जो हमारी ड्यूटीनम तो हमारी फिफ्थ हाउस में आई, इसलिए फिफ्थ हाउस। और फोर्थ हाउस क्योंकि स्टमक हमारा फोर्थ हाउस में आ रहा है। अगर फोर्थ हाउस में पित्त प्रधानता बढ़ती है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जठराग्नि बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसी हालत में भी गुरु पीड़ित माने जाते हैं। यानी कि फोर्थ हाउस में कैंसर साइन चूंकि उसके अंदर पड़ता है और फिफ्थ हाउस में लियो साइन पड़ता है, अगर किसी कुंडली के अंदर कैंसर और लियो साइन अगर पीड़ित होते हैं तब भी डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। इसे आपने ना कॉन्सेप्ट के रूप में समझना है। ये हमने एकदम से प्रेडिक्ट नहीं करना कि आपको डायबिटीज हो जाएगा, जब तक कि हम तीनों के तीनों लगन को नहीं देखेंगे और हम इस बात पे कंफर्म नहीं होंगे कि तीनों लगन पीड़ित हैं। अष्टम भाव जो है वो बहुत स्ट्रांगली अफ्लिक्टेड है, वीनस अफ्लिक्टेड है एंड जुपिटर अफ्लिक्टेड है। जब तक हम ये नहीं, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि आपको डायबिटीज होने की संभावना है। लेकिन हम ये समझ जाएंगे कि डायबिटीज की संभावना है इसको, ये तो हम समझ जाएंगे। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट या किसी को भी नेगेटिव इफेक्ट हम नहीं देंगे। कुंडली में बच्चे की कुंडली देख के हम ये नहीं बोलेंगे कि इसको डायबिटीज है या डायबिटीज इसको जरूर हो जाएगी। इन सब बातों को आपने याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें संभावित चीजें हैं। इसमें ये चूंकि लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की बीमारी है, तो कई बार ये भी देखा जाता है कि बहुत बार गुरु और शुक्र के पीड़ित होने के बावजूद व्यक्ति को डायबिटीज नहीं होती, क्योंकि वो काफी वॉक कर रहा होता है, उसका थर्ड हाउस बहुत स्ट्रांग होता है, या वो स्पोर्ट्समैन होता है, उसका सिक्स्थ हाउस स्ट्रांग होता है। तो ऐसे में चूंकि वो स्पोर्टिंग उसके अंदर स्पिरिट्स होती हैं, तो उसे डायबिटीज नहीं होती है, या बहुत बाद में जाके होती है। अभी हमको एग्जाम्पल कुंडली लेंगे तो उसमें आप ये समझ पाएंगे
जो जो प्लैनेट्स जो हैं सबसे ज्यादा ट्रिगरिंग इफेक्ट देंगे डायबिटीज का, उसे हम समझ चुके हैं, वो हैं गुरु और शुक्र। उनका त्रिक भावों में बैठना आदमी को डायबिटिक बनाने में पूरी तरह से सक्षम है, यानी उसका रुझान डायबिटीज की तरफ वो माना जाएगा आप लोगों के द्वारा। लेकिन ऐसा आप प्रिडिक्ट नहीं करेंगे जब तक कि तीनों लग्न पीड़ित नहीं होंगे। अब मैं आप लोगों के सामने ये डायबिटीज के कॉम्बिनेशन हुए हैं। अब मैं आपके सामने एक कुंडली लेता हूँ। मैं अपनी ही कुंडली आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लास्ट वेडनेसडे को हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक हो गया था। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में आपको ये समझना है कि हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है। इसमें जैसे जो लोग भी डायबिटीज की दवाई लेते हैं, उन दवाइयों का निर्धारण किया जाता है फूड के इंटेक के विज़िबी। मतलब कितनी आप चपातियां दे रहे हैं, कितना आप स्टार्च ले रहे हैं, कितना आप चावल ले रहे हैं। चावल के अंदर और व्हीट फ्लोर के अंदर दोनों में कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके हिसाब से डायबिटीज के पेशेंट को फूड का एक कैलोरी इंटेक बताया जाता है और उसके विज़िबी उसको दवाइयां एडमिनिस्टर की जाती हैं। किसी भी वजह से दवाई ज्यादा हो जाए तो क्या होगा कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो तेजी से फॉल करता है ब्लड में। लास्ट वेडनेसडे के पहले मुझे, मतलब मॉर्निंग ऑफ वेडनेसडे, मुझे हाइपोग्लाइसीमिक अटैक हुआ था। हाइपोग्लाइसीमिक अटैक का मतलब ये होता है जिस एक रैंडम जो ग्लूकोज का लेवल है वो 160 टू 200 mg माना जाता है ब्लड के अंदर, जो कि हेल्दी माना जाता है 210 तक रैंडम में। और फास्टिंग के अंदर 160 तक का जो है वो अच्छा माना जाता है। और फास्टिंग में, मतलब पीपी में जो है 160 का ठीक माना जाता है, और फास्टिंग में 100 का ग्लूकोज का लेवल अच्छा माना जाता है। अगर किसी वजह से आपका फूड का इंटेक कम हो गया, दवाई ज्यादा हो गई, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर फॉल करता है। अगर वो फॉल करते हुए 40 से नीचे चला जाए, अगर वो 30 पे चला जाए, तो क्या होता है कि ब्रेन का कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एकदम से खत्म होने लगता है। इसका मतलब है कि ब्रेन जो है, जो अगर मसल्स को, हैंड की मसल्स को बोलता है कि ऊपर उठो, नीचे हटो, दाहिने देखो, बाएं देखो, आइस का मूवमेंट है, वो सारा रेस्ट्रिक्ट होने लगता है। और हाइपोग्लाइसीमिक अटैक का असर जो है 2 से 3 दिन रहता है। और उसके बाद में बॉडी जो है उसको रिकवर कर जाती है अपने खुद के रूप में। मतलब वो इंटरनली, क्योंकि ये कोई डैमेज, ये इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म डैमेज, इट डज नॉट लास्ट टू लॉन्ग। मतलब ये होता है कि रिकवरी तो 15-20 मिनट में ही, आप जैसे ही चीनी का दूध पिए या चीनी की चाय पिए, तो वो जल्दी आपका रेप्लेनिश होने लगता है, ग्लूकोज का लेवल ऊपर आने लगता है। लेकिन जो डिस्कॉर्डेंट एक्शंस हैं बॉडी के, मस्कुलर एक्शंस विद रिस्पेक्ट टू दी नर्व्स, कॉर्टेक्स एंड द ब्रेन, उसमें रिकवरी में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ये घटना हुई है अभी, तो मैं आपको अपनी ही कुंडली इसको दिखाऊंगा ताकि आप इसको समझ सकें कि किस तरीके से। मैं चाहूंगा कि आप इसमें देख के बताएं कि क्या रीजन। पहले तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें मुझे 2004 में डायबिटीज हुई थी। तो सबसे पहले हमें वो 2004 की दशा को देखना होगा, किस दशा के अंतर्गत डायबिटीज की शुरुआत हुई। तो इससे इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मुझे और कोई बीमारी एज सच, मुझे कोई बीमारी और कोई नहीं है एक्सेप्ट फॉर डायबिटीज। हाँ जी, आप लोग बोलिएगा इसमें। ये है इस सब 2004 में जिस समय मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुई थी, वो 2004 की बिगनिंग में, 2003 के एंड में डिटेक्ट हुई थी, जिस समय बुध में शुक्र का अंतर चल रहा था। तो पहले तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपको देखना होगा, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि, मेरे ख्याल से पहले आप बोलें फिर मैं बोलूंगा, तब मैं आपको बता पाऊंगा। चलिए आप लोग एक एक करके आप अनम्यूट करते हुए अपने आप को, आप इसमें बताइए कि क्या रीजन है कि मरकरी में वीनस की बुध की महादशा में शुक्र के अंतरे में डायबिटीज की शुरुआत हुई 2003 के एंड में और 2004 की बिगनिंग में। सर, एक तो शुक्र जो है प्रबल मार्केश है कुंडली में, बिल्कुल और बुध भी जो है थर्ड और सिक्स का लॉर्ड है, रोगेश भी है और त्रिशटायु का लॉर्ड करेक्ट। बैठा भी थर्ड हाउस में। तो इनके दशा और अंतर्दशा के सीक्वेंस तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो है, अब आपको ये देखना होता है,
जिस बात को आपको देखना होता है, मैंने आपको बताया था डायबिटीज के लिए चंद्र और शुक्र का पीड़ित होना और गुरु गुरु का पीड़ित होना जरूरी होता है। तो पहले आप ये देखिए कि देखिए ये जेनेटिक रीजन है, मेरी मदर और फादर दोनों को डायबिटीज थी, इस वजह से मुझे डायबिटीज हुई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2003 में मेरी एज हो गई थी 43 ईयर्स, तो मुझे 43 साल के पहले डायबिटीज नहीं हुई थी। 43 ईयर्स में जाके मुझे डायबिटीज हुई, उसके पहले मैं केक पेस्ट्री सब खाता था और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन रोगेश की दशा में, मार्केश के अंतरे में ये डायबिटीज की प्रॉब्लम आई थी। और मैंग साहब ने जैसे बताया कि इसके अंदर जो रोगेश है वो प्रबल रोगेश है, क्योंकि वो त्रिशदाय का लॉर्ड भी है, बुध, और इस कुंडली के अंदर अत्यंत पापी माना जाता है। मेष लगन की कुंडली में उसकी महादशा चल रही थी और शुक्र का अंतर चल रहा था, जो कि शुक्र इस कुंडली के अंदर प्रबल मार्केश हो जाते हैं। और अब आप ये देखिए कि क्या चौथी राशि, कालपुरुष की चौथी राशि कर्क और पांचवी राशि सिंह, क्या इसमें पीड़ित है? पीड़ित है। सर इसमें एक और चीज है, बुध जो है 3 और 6 का है आशीष जी रोगेश। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। सर 1 मिनट, मेरा वीडियो। आशीष जी बोलिए। सर ये मरकरी जो है 5 और 6 घर का स्वामी बनके तो रोगेश है, और तो रोग दे सकता है महादशा में। और दूसरा है एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, तो चंद्रमा से जुपिटर गुरु 6 घर का स्वामी है, और वो भी रोग दे सकता है। और शुक्र नहीं, जो है गुरु का एस्पेक्ट तो पंचम भाव पे है, गुरु का एस्पेक्ट लगन पे है, गुरु का एस्पेक्ट बुध पे है, और गुरु का एस्पेक्ट जो है पंचम भाव पे है। तो यानी हाँ कि सर, बट चंद्रमा से अगर हम देखें तो गुरु 6 घर का स्वामी बन रहा है, तो चंद्रमा आशीष जी, से। आशीष जी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। सबसे पहले ना हम हाँ सिस्टमेटिकली चलेंगे तो हम ज्यादा अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनेंगे। जी जैसे सर, कि जी सर। मैंग जी ने एक एस्पेक्ट की बात की, वो he had actually also at the same time jumped directly to the दशा। interpretation of the दशा। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने दशा को इंटरप्रेट करने के लिए एक अच्छा है, उन्होंने समझाया हम लोगों को, दशा को उन्होंने जस्टिफाई किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी रोग जो क्रॉनिसिटी में आ रहा है, आपने जिन बातों को देखना है वो है लगन। क्या लगन कमजोर है? क्या सूर्य लगन कमजोर है? क्या चंद्र लगन कमजोर है? सबसे पहले आप इन 3 बातों को सबसे पहले आप निगाह में रखिए। तो आप वहां से शुरू करें कि लगन की क्या कमजोरी है, कि वो चंद्रमा से भी ग्रस्त है लगन, बृहस्पति से भी ग्रस्त है, लेकिन क्या बृहस्पति का एस्पेक्ट लगन को बचाता है कि नहीं बचाता है, और नहीं बचाता तो किस वजह से नहीं बचाता। सर बृहस्पति शनि के साथ बैठे हैं, इसलिए खुद भी पीड़ित हो गए हैं। अब इसमें लीना जी एक बात और जोड़ देते तो बहुत सेंटेंस आपका कॉम्प्रिहेंसिवली करेक्ट होता। अगर आप ये कहते हैं बृहस्पति शनि के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के बादीश हैं, बादकेश हैं, बादेश जी। क्योंकि चर लगन की कुंडली है जिसमें कि 11th का लॉर्ड शनि बादकेश हो जाता है। तो गुरु चूंकि बादकेश के साथ बैठे हैं, और दूसरा मैंने आपको नक्षत्र में बताया था, राहु के नक्षत्र के हो या केतु के नक्षत्र के हो या शनि के नक्षत्र के हो, तो ये केतु के नक्षत्र के हैं। और जुपिटर आपके रेट्रोग्रेड भी है। और गुरु का केतु का जो है नक्षत्र परिवर्तन भी है, यानी गुरु केतु के साथ में एक युति बना लेते हैं। केतु पूर्वा भाद्रपद के हैं और गुरु मूला के हैं, तो इसका मतलब इनका नक्षत्र परिवर्तन भी है। और जुपिटर आपके रेट्रोग्रेड भी है, वक्रीय भी है। बिल्कुल करेक्ट। तो इसलिए भी पावर लूज कर गए। बिल्कुल करेक्ट। सर सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों गुरु 6th हाउस के लॉर्ड बने। सर सूर्य कुंडली और चंद्र हाँ दोनों से गुरु 6th लॉर्ड बने। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। 4th और 7th का स्वैप है, लेकिन इसके पहले आप चंद्रमा को केमद्रुम की स्थिति में मानेंगे। चंद्रमा प्राइमरली केमद्रुम की स्थिति में है,
उसके बाद उसका केमद्रुम भंग है, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का राशि परिवर्तन है। डर क्यों लग रहा है? ये हम तो इधर ही है ना। आशीष जी बोलिए आप। हाँ, सूर्य शुक्र की वजह से भी पीड़ित हो गए। सूर्य वैसे पंचमेश है, वैसे तो एक राजयोग बनता है, क्योंकि पंचम भाव और सप्तम भाव का संबंध केंद्र में बन रहा है। एक त्रिकोण का और एक केंद्र के मालिक का संबंध बन रहा है, जो कि राजयोग की स्थिति में है सूर्य शुक्र। लेकिन ये मटेरियल लाइफ के लिए राजयोग की स्थिति है। लेकिन अदरवाइज अगर देखा जाए तो सूर्य शुक्र आपस में शत्रु ग्रह हो जाने की वजह से ये एक पीड़ित स्थिति मानी जाएगी। और सूर्य वैसे भी हार्मोनियस राशि में नहीं है, मित्र की राशि में तो है, लेकिन सूर्य अग्नि के गोला हैं और ये चंद्रमा की राशि में बैठे हुए पीड़ित माने जाएंगे। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी इनको नहीं मिलती है फोर्थ हाउस में। तो उसका मतलब सूर्य लगन आपका पीड़ित हो गया। चंद्र लगन इस वजह से पीड़ित हो गया क्योंकि चंद्र लगन के दोनों द्वितीय और द्वादश में कोई भी ग्रह ना होने की वजह से इनको किसी तरह का, या इनके छठे चंद्रमा से छठे सातवें आठवें में शुभ ग्रहों के ना बैठने से अधियोग नहीं बनता। इस वजह से चंद्रमा कमजोर माने जाएंगे। तो चंद्र लगन भी कमजोर हो गया। लगन का स्वामी मारक भाव पे बैठा है, अपने भाव से वो दृढ़ द्वादश है, या इसलिए वजह से लगन का स्वामी भी कमजोर माना जाएगा। लेकिन लगन का स्वामी फिर मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो अष्टम भाव में अपनी ही राशि को देखता है। जब ये कोई ग्रह अपनी एक राशि को दृष्टि रखता है तो उसकी दूसरी राशि भी बलवान मानी जाती है। तो इस वजह से वो वर्किंग एनर्जी तो काफी देता है, मतलब वर्कमैनशिप में तो अच्छा बनाता है, लेकिन वह स्वास्थ्य को कमजोर करता है। क्योंकि अष्टम भाव अगर ज्यादा बलवान हो जाएगा लगन से तो क्या होगा, वो क्रॉनिक बीमारियों को पैदा करता है। अब और बोलिए आप। सर सूर्य पुष्य नक्षत्र सूर्य पुष्य नक्षत्र का है। सूर्य शनि के नक्षत्र का, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये भी सूर्य को कमजोर करता है, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु के, परम शत्रु के नक्षत्र का है। आशीष जी अब आप बताइए। सॉरी मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब किया था, बोला नहीं नहीं मैंने। सर, वो एक्चुअली ये कह रहा था कि मरकरी बुध जो है तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं, रोगेश हैं, और गुरु हैं वो चंद्रमा से छठे हम्म, का 12वां भाव है, हम्म, और वो बुध को देख रहे हैं। और शुक्र जो है गुरु के नक्षत्र बुध के नक्षत्र में, रोगेश के नक्षत्र में। तो इसके लिए शायद ये बुध में शुक्र में आपको हम्म, ये हुआ, और साथ में सूर्य और शुक्र शत्रु है। बिल्कुल। दूसरा जो है, चंद्रमा पे केतु की भी दृष्टि आती है, नवम। मतलब चंद्रमा को कमजोर करने के लिए केतु की दृष्टि इसमें नवम दृष्टि पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा को कमजोर करती है। और वो चंद्रमा के अलावा रोगेश पे भी केतु की दृष्टि है, पंचम। राहु का पंचम भाव में बैठना या लियो राशि में बैठना, सूर्य और शुक्र का दोनों शत्रु ग्रहों का कर्क राशि में बैठना, ये मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की तरफ को दिखा रहा है। और जो स्वास्थ्य का, अच्छे स्वास्थ्य का, जीव का जो प्लैनेट है गुरु, वो गुरु स्वग्रही होने के बावजूद नवम भाव में रेट्रोगेट होने की वजह से, सीमा जी ने जैसे बताया और लीना जी ने जैसे बताया कि वो केतु के नक्षत्र का है, शनि के साथ में है, बातगेश के साथ में है। इन वजहों से गुरु का और केतु का एक युति का संबंध बनने की वजह से नक्षत्र परिवर्तन के द्वारा गुरु का काफी कमजोर हो जाना दिखाता है। दूसरा गुरु की, हाँ नमांश, हाँ बोलिए बोलिए। गुरु और केतु एक साथ आ जाते हैं सर, गुरु पीड़ित हाँ, बिल्कुल। इसमें नवमांश में गुरु और केतु साथ आ जाते हैं, या यूं कह लीजिए गुरु राहु केतु की एक्सेस में आ जाते हैं। चंद्रमा पीड़ित हो जा रहा है, वो पाप तत्व में आ रहा है नवमांश में। नवमांश में चंद्रमा पाप कर्त्री में आ रहा है, बिल्कुल, और छठे भाव में आ रहा है। छठे भाव में आ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके अलावा एक बात और आप कह सकते हैं कि तुला का नवमांश है। तुला के नवमांश में मंगल एक काफी पापी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि जब भी तुला लगन की कुंडली होती है तो मंगल उसमें द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर प्रबल मार्केश हो जाते हैं। वो शुक्र के साथ में फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। इस वजह से बैठे तो वो अच्छे हैं, मतलब आप ये देखिए, मंगल जो लगन के स्वामी हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं, तो एजुकेशन और क्रिएटिविटी के क्षेत्र में व्यक्ति को उठाते हैं।
क्योंकि मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन क्रिएटिव कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्रिएटिविटी में और विद्या के क्षेत्र में तो उठाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये हानि पैदा करते हैं और शुक्र को हानि देते हैं। तो शुक्र की हानि का मतलब ये हो गया, जो कि नवमांशपति है, नवमांश का लग्नेश है, उसके मंगल के साथ बैठ जाने की वजह से ये प्रबल एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बन जाता है यहाँ पे नवमांश में, जो उसको हानि दे रहा है। और बताइए, कोई बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए कुछ। देखिए, आप लोगों की वजह से नई नई चीजें निकल के आ रही हैं। चंद्रमा वैसे भी इसमें पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा नवमांश के अंदर छठे भाव में आ गए हैं, और छठे भाव में आके भी चंद्रमा को पीड़ित माना जाएगा। ये है, इसमें खरेश चंद्रमा है। चंद्रमा बुध के साथ है तृतीय भाव में, इसीलिए बुध की महादशा में ये रोग निकला है। अगर खरेश अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा रोग भाव में बैठे हैं नवमांश में, और सप्तम भाव में बैठे हैं मीन कुंडली के अंदर, तो चंद्रमा को ज्यादा पीड़ित माना जाएगा। और अगर 2003 में अगर आप दशा को देखेंगे, तो मेरे हिसाब से 2003 के एंड में जब ये दशा में हुआ था, उस समय बुध में शुक्र में बुध चल रहा था। तो कहने का मतलब रोगेश दो तरफ से आए हुए थे, और बीच में शुक्र आए थे मार्केश, तब ये डिजीज जो है डिटेक्ट हुई है। और मून सर D3 में वैसे भी पीड़ित है क्योंकि सैटर्न का 7th एस्पेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट। सैटर्न जो है D3 के, सैटर्न बाधीश भी हैं, और D3 के अंदर सैटर्न जो है मार्केश हो जाते हैं, त्रिशदायश हो जाते हैं, नवम भाव पे बैठकर वो चंद्रमा पे दृष्टि रखते हैं। और जो अब आपको ये देखना होता है, क्या पंचम भाव और चतुर्थ भाव दोनों पीड़ित है? तो आप ये कहेंगे चतुर्थ भाव इसमें पीड़ित नहीं है D3 में, क्योंकि शुक्र वहां उच्च के बैठे हैं। इसी वजह से मुझे 43 इयर्स की एज में जाके ये डिजीज डिटेक्ट हुई है, जबकि मेरे माता पिता दोनों ही डायबिटिक थे, तो मुझे बहुत अर्ली भी हो सकती थी, लेकिन अर्ली सेट इन नहीं हुई। और चूंकि मेरा दृष्टिकांड में जो लगन का स्वामी है, लगन पे ही बैठा है, गुरु लगन का स्वामी होकर लगन पे बैठा है, तो गुरु के बैठने की वजह से और शुक्र के उच्च के होने की वजह से डिजीज थोड़ा लेट हुई है। और दूसरा ये है कि ये काफी, इस डिजीज ने, जैसे डॉक्टर से जब मैं मिलता हूँ, डायबिटोलॉजिस्ट से, तो मेरे काम करने की कैपेसिटी को देखकर वो खुद आश्चर्य करते हैं। वो कहते हैं कि 2003 से आपको, जैसे इतने साल हो चुके हैं, मतलब 20 वर्ष हो गए हैं डायबिटीज में, उसके बावजूद आपको किडनी इम्पेयरमेंट नहीं हुआ, या कोई प्रॉब्लम नहीं आई, या आपका जो है एनर्जी का लेवल बिल्कुल कम नहीं हुआ, काम आप 16 घंटे कर लेते हैं, तो वो सब आश्चर्य करते हैं। लेकिन जब मैं D3 को देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है लगन के स्वामी के लगन पे बैठने की वजह से, और शुक्र जो हार्मोनल प्लैनेट है उसके उच्च के हो जाने की वजह से ये स्थिति नहीं आई है। हाँ, लेकिन दृष्टिकांड में पुनः राहु जो है पंचम भाव में आ गए। और ये लगन को भी देख रहे 9th एस्पेक्ट से राहु राहु 9th हाउस पे, दृष्टिकांड में। बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। तो और बोलिए। बर्थ प्लेस सर कहाँ का है? कासगंज यूपी, कासगंज यूपी। अच्छा, कासगंज, थैंक यू। हाँ भाई, आप भी संजय, कुछ आप भी बोलिए। देखिए, जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ना, विवेचना करना कुंडली का सबसे आसान तरीका होता है डिजीज के बारे में समझने के लिए। अगर आप लोग बोलेंगे तभी आप डिजीजेस को पकड़ पाएंगे। ये बहुत आवश्यक होता है कि आप डिजीजेस को पकड़ने के लिए कुंडली की विवेचना करिए, और इसी से आप लोगों को ये सब्जेक्ट में महारत आएगी। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग क्लास में आए हैं, वो लोग जो हैं सभी बोले कुछ ना कुछ। अजी, अपना दिमाग लगाइए और बाकी लोग कुछ और बोलिए। अभी जो हमने डायबिटीज के जो हमने ये, देखिए, आपको मैंने बताया था कर्क राशि और सिंह राशि का पीड़ित होना। तो कर्क राशि और सिंह राशि में जो नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्रों को भी आपने देखना होता है। एक चीज आप और देखिए, जैसे चंद्रमा का स्वाति नक्षत्र में होना इस कुंडली में, वैसे तो चंद्रमा जिनका भी स्वाति नक्षत्र में होता है, वो एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरा अपना अनुभव है कि जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर्स मैंने देखे हैं, उनका चंद्रमा स्वाति नक्षत्र का था, जो कि 15वां नक्षत्र है।
लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की कमजोरी का एक ये सबब बनता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ स्वाति नक्षत्र का है और वो राहु का नक्षत्र हो जाता है। राहु 5th हाउस में बैठे हैं, यानी कि वो सिंह राशि के अंदर बैठे हैं। अब कर्क राशि और सिंह राशि में पड़ने वाले जो नक्षत्र होते हैं उनके बारे में भी आप बात करिए। तो आप देखते हैं कि शुक्र किस नक्षत्र में बैठा है। सर हम ये भी कहेंगे कि नवांश में जो गुरु है वो केतु के साथ भी आ गए और शनि और राहु से भी दृष्ट हो गए और वो कंबस्ट भी है सर। नवांश में कंबस्ट नहीं होते। नहीं सर, इन D1 नहीं, कंबस्ट तो स्वाति तब होते अगर गुरु सूर्य के साथ होते। गुरु कंबस्ट कोई भी ग्रह स्वाति, जैसे आप कंबशन की बात करते हैं तो ये समझ जाइए उस प्लेनेट का सूर्य के साथ बैठना आवश्यक है। सर डिग्री रेट्रो है, डिग्री वाइज ये केस रेट्रो है। रेट्रोगेट कहने वाली थी सर, माय बैड। नहीं, रेट्रोगेट है और दूसरा संधि के हैं। मतलब आप ये समझिए कि गुरु जो है चलित में अष्टम में आ जाते हैं। सर सूर्य कुंडली से चंद्र कुंडली से दोनों से गुरु रोगीश है और सब संबंध मरकरी से इसलिए बिकॉज मरकरी पुनर्वसु नक्षत्र हाँ, मरकरी जो है पुनर्वसु नक्षत्र के हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है, जो द्वादशेश है। यस, इसमें वैसे 6 लॉर्ड है। हाँ, ठीक कह रहे हो। और चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली से गुरु रोगेश हो जाते हैं, और चूंकि बुध जो है रोगेश होकर वो दूसरे लग्नों के रोगेश के नक्षत्र में है, इस वजह से रोग की प्रबलता देता है। सर ऐसा कि पुनर्वसु नक्षत्र में आके पुनः मींस क्रॉनिक डिजीजेस आती है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। गुड स्वाति। सर आपने एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया था कि गुरु संधि का आ जाता है, हाँ, तो वो 8th में आ जाए, तो इसका मेजर इम्पैक्ट जो है गुरु का 8th का होगा या फिर कैसे इसको? नहीं, नवम का होता है, नवम का होगा। ऐसा है, देखिए जो चलित कुंडली है, चलित कुंडली का जो चलित कुंडली में जितने भी योग होते हैं वो सारे योग जो हैं मेन कुंडली से देखे जाते हैं, योगों को नहीं देखा जाता। लेकिन प्लेसिडस में या चलित कुंडली के अंदर एक प्लैनेट को किसी दूसरे भाव के में बैठने से उस भाव के वो रिजल्ट ज्यादा देता है। तो गुरु जो है अगर वो अष्टम में आ जाते हैं तो अष्टम के रिजल्ट देंगे। तो यहाँ पे अष्टम लेके चलेंगे क्या? अष्टम को हाँ, लेके इसमें अष्टम को लेके आप अगर चलित को देख रहे हैं तो चलित के हिसाब से चलेंगे, लेकिन अगर आपने उसके एस्पेक्ट देखने हैं तो एस्पेक्ट कभी भी चलित कुंडली से नहीं देखे जाते, एस्पेक्ट D1 चार्ट से देखे जाते हैं। तो गुरु का जो एस्पेक्ट है लगन के ऊपर, और गुरु का एस्पेक्ट बुध के ऊपर, और गुरु का एस्पेक्ट पंचम भाव पे ही माना जाएगा। ये सिर्फ चलित में अगर इनके अष्टम में आ जाने की वजह से गुरु का एस्पेक्ट मंगल पे नहीं हो जाएगा, गुरु का एस्पेक्ट रोग भाव पे नहीं माना जाएगा, क्या मतलब चतुर्थ भाव पे नहीं माना जाएगा। गुरु का एस्पेक्ट जो है वो 12th हाउस पे नहीं माना जाएगा, क्योंकि जितने भी एस्पेक्ट होते हैं वो D1 चार्ट से देखे जाते हैं, चलित से नहीं देखे जाते। उनकी स्थिति को हम थोड़ा सा ले सिर्फ सकते उनकी हैं स्थिति को, हाँ, उनकी स्थिति को आप ले सकते हैं कि गुरु इसमें पीड़ित हो जाते हैं कि अष्टम में फॉल कर जाते हैं चलित में। अच्छा, इसका कॉम्बिनेशन जो इनकी युति सैटर्न के साथ ले सकते हैं? नहीं, लेकिन वो सैटर्न के साथ फिर अगर आप चलित में उन्हें 8th में प्लेस कर रहे हैं तो फिर सैटर्न से युति हट जाती है। अब जैसे चलित के अंदर मंगल जो है लगन पे आते हैं, चलित कुंडली में मंगल लगन पे आ जाते हैं और गुरु अष्टम में आ जाते हैं, सिर्फ यही परिवर्तन है, बाकी चलित में और कोई परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा कोई भी इस बात को नहीं पकड़ रहा है कि जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं वो शुक्र से आती हैं। शुक्र यहाँ पे किन किन वजहों से पीड़ित है, इसमें आप नक्षत्र देखिए। शुक्र का जो नक्षत्र है वो अश्लेषा है, जो कि रोग भाव का नक्षत्र है। दूसरा, चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो मार्केश के साथ, प्रबल मार्केश शुक्र के साथ हुआ है, इस वजह से भी चंद्रमा पीड़ित माने जाएंगे। और बताइए सर, डायरेक्शनल एस्ट्रोलॉजी तो है ना सर? हाँ, शुक्र नहीं तो मटेरियल लाइफ में तो शुक्र ने हर तरह का कंफर्ट दिया, वाइफ बहुत अच्छी दी, गाड़ियों की कभी कमी नहीं रही, हो रहा है ना सर। और पिता का जॉब जो है बहुत अच्छा रहा,
और सब कुछ धन धान्य संपत्ति वगैरह सब मिली, कभी भी कोई किसी तरह का बैड नेम नहीं मिला, किसी तरह का वो नहीं हुआ। तो सारी चीजों में तो शुक्र ने हेल्प की, धन धान्य संपत्ति और इसके अलावा मकान और वाहन वगैरह इन सब में तो शुक्र ने हमेशा हेल्प की है। लेकिन नवमांश में भी शुक्र मंगल के साथ है। लग्नेश वो के एक साथ। हाँ। हाँ और बताइए, अब हम इस दशा में हम वहां चलते हैं जब मुझे बुधवार के दिन, बुधवार को आप डेट बताइए कौन सी थी लास्ट क्लास में हमारी? 7 दिन पहले, 7 दिन पहले हो गया 20 से 2, 18 तारीख। लेट अस गो टू 18th को क्या दशा थी जिसमें इतनी बड़ी परेशानी आई, वो हम देख सकते हैं। उससे हमें चीजें ज्यादा अच्छी तरह पकड़ में आएंगी। 2023 के 18 जनवरी को। सर, आप इंसुलिन लेते हैं या मेडिकेशन पे अभी? मैं सिरिंज पे हूँ, सीरीज पे, ओके। टाइप 1। इसकी सर प्राण दशा तक देख सकते हैं ना, प्राण दशा के अंदर भी तो ये इंडिकेशन होगा ये। नहीं, प्राण दशा में नहीं जाएंगे, उसका कारण है संजय जी, अच्छा। कभी कभी क्या है सूक्ष्म तक जाने से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या है कि अगर हम प्राण दशा के लेवल पे जाने लगे तो क्या होगा कि हमारा टाइम ऑफ बर्थ जो है कुछ सेकंड्स भी इधर उधर हो जाएगा या 1-2 मिनट भी इधर उधर होगा, तो प्राण दशा का अंतरा चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या है, अगर हम सूक्ष्म अंतर तक अपने आप को लिमिट रखेंगे। अब देखिए, आप इसमें देखिए शुक्र में मंगल में राहु का उस समय पे अंतर सूक्ष्म दशा चल रही थी 11 जनवरी से 22 जनवरी तक, और एग्जैक्टली ये 18 जनवरी को घटना हुई है। 18 के बाद मुझे तीनों क्लासेस जो है कैंसिल करनी पड़ी, 18 की, 19 की, 20 की, और मैं 21-22 को जाके ठीक हुआ, जब मेरा जो है मेरा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट सारा हुआ ब्रेन का सारे बॉडी के साथ में, और दिमाग जो है पूरी तरह से रिफ्लेक्स एक्शंस में पूरी तरह से सुचारू रूप से चला, तो वो उस स्थिति को प्राप्त करने में 22 तारीख तक लग गए थे। तो आप ये लगाइए कि राहु ने सबसे पहले ये सोचने की बात है, 11 जनवरी को राहु आए थे, उन्होंने 11 को ये घटना क्यों नहीं की, 18 को क्यों की? इसका मतलब 11 से 22 का मतलब 11 दिन का ये अंतर था। 11 दिन के अंतर में 5-5.5 दिन के बाद, मतलब लेटर हाफ के बाद इन्होंने रिजल्ट दिए। कहने का मतलब है कि जो दशा का अंतर है, सूक्ष्म अंतर है, वो 11 दिन का है, 5.5 दिन के बाद उन्होंने ये अंतर का फल दिखाया। इस वजह से, क्योंकि राहु स्लो मूविंग प्लैनेट है, और दूसरा राहु जो है तृतीय देशकांड के, तो ये 11 दिन को अगर आप 3 भागों में बांटेंगे तो 3 चको 12, मतलब आप लगा लीजिए 4-4 दिन का अंतर, मतलब 8 दिन के बाद। तो आप एग्जैक्टली आप देखिए 8 दिन से कुछ कम हुआ, तो 18 को ये प्रॉब्लम आई मुझे तीसरे देशकांड में। पहले देशकांड की प्रॉब्लम क्या होता है कि अंतरे का जो सूक्ष्म अंतर का जो अवधि है, उस अवधि को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो पहले देशकांड का टाइम 4 दिन का, दूसरे देशकांड का टाइम 4 दिन से 8 दिन का, और तीसरे देशकांड का टाइम 8 दिन से 4 दिन का, मतलब 8 दिन से 12 दिन का। लेकिन यह 11 दिन है, तो उसका होता 8 से कुछ कम, तो एग्जैक्टली 18th को प्रॉब्लम आई है। तो आप देखिए, ये फीते नहीं होते ज्योतिष में, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि वो तृतीय देशकांड में आकर उसने तृतीय पार्ट में आके उसने रिजल्ट्स को दिया है। अब आप समझ रहे हैं इस बात को? सर मार्स में क्यों है ये समझ में, मार्स लग्नेश है। मैंने आपको बताया कि मार्स लग्नेश है, लेकिन दुर्द्वादश है लग्न से, और दूसरा अष्टम भाव को प्रबल कर रहा है। मार्स अगर लग्नेश नहीं होते, आप देखिए इसका एक कारण है, जो प्रत्यंतर दशा है उसके अंदर एस्पेक्ट्स को देखा जाता है। मंगल का पहला एस्पेक्ट जो है वो चतुर्थ एस्पेक्ट पंचम भाव पे राहु पे पड़ रहा है, मंगल का दूसरा एस्पेक्ट अष्टम भाव पे पड़ रहा है, तो यानी अष्टम भाव को ट्रिगर कर रहा है। 8वां भाव जो है लोएस्ट कुंडली का पार्ट होता है, वो भी एक्टिवेट हो रहा है। दूसरा, वो गुरु के ऊपर अष्टम दृष्टि रख रहा है। अब वो लगन का स्वामी है तो उसने बचाना भी है, उसने एक आदमी को कोलैप्स नहीं कराना, क्योंकि लगन के स्वामी का अगर नवमांश के अंदर उसकी स्थिति प्रबल है तो व्यक्ति को कभी भी कोलैप्स नहीं कराता। लगन का स्वामी बचाता है, रोग दे सकता है, रोग से संबंधित एक वार्निंग क्रिएट कर सकता है, लेकिन आदमी को कभी भी वो कोलैप्स नहीं कराएगा।
तो अब देखिए शुक्र में शुक्र, मार्केश में मार्केश की दशा का अंतरा, और उसके बाद उसका प्रत्यंतर लगन के स्वामी का अष्टमेश का प्रत्यंतर था, और उसमें राहु का सूक्ष्मांतर था। तो राहु ने जो रिजल्ट्स देने होते हैं वो अपने डिस्पोजिटर के देने होते हैं, अपने स्वयं की स्थिति के देने होते हैं, अपने नक्षत्र के देने होते हैं। तो उसका नक्षत्र का स्वामी पूर्वा फाग्नि है, यानी शुक्र का है, तो उसने शुक्र के मार्केश के प्रबल रिजल्ट दिए, अपने उसने सूर्य के प्रबल रिजल्ट दिए जो कि उसका डिस्पोजिटर या राशि का नाथ है, और उसने राहु ने अपनी स्थिति के दिए, यानी पंचम भाव की स्थिति के दिए। तो ये मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस की तरफ को ले जाता है। तो आप देखते हैं कुंडली की एनालिसिस करने में अगर आप सिस्टमेटिकली चलेंगे तो आप बहुत सी चीजें निकाल पाएंगे। और दूसरा हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे एक हरेश चंद्रमा है जब भी किसी व्यक्ति को, और देखिए जो 64वां नवमांश है वो शनि का है, तो यानी कहने का मतलब है गुरु का शनि के साथ बैठना, 64वें नवमांश के पति के साथ बैठना, ये भी गुरु के लिए एक बहुत कमजोरी की स्थिति को बताता है। और खरेश का चंद्रमा का होना ये भी इस बात को बताता है कि चंद्रमा की कुंडली को अगर हम अध्ययन करेंगे तो गुरु का रोगेश हो जाने का समझ में आता है, और गुरु पे राहु की दृष्टि भी आती है। कोई कुछ और बोलना चाहेगा तो बोलें, तो उसके बाद फिर हम दूसरी किसी कुंडली पे चलेंगे। सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बताया था कि जो प्रत्यंतर दशा होता है वो एस्पेक्ट का रिजल्ट मेजरली देता है। हाँ, अच्छा, जिस भाव की स्वामी है या जहाँ वो पोजिटेड है उसका उसका मेजर भी इम्पैक्ट उसका रिजल्ट जो है वो 30% देता है। 70% रिजल्ट प्रत्यंतर दशा का स्वामी, 70% जो परिणाम होते हैं वो एस्पेक्टोरियल देता है। जो महादशा का स्वामी है वो अपने राशि, जो उसका राशियां होती हैं उनका रिजल्ट प्राइमरली देता है। अंतरदशा का स्वामी जहां बैठा होता है उसके रिजल्ट ज्यादा देता है, और प्रत्यंतर दशा का स्वामी जहां एस्पेक्ट दे रहा होता है उसके रिजल्ट ज्यादा देता है। तो आप इसको इधर तीन तरह से बांट सकते हैं कि 30% जो रिजल्ट है अंतरदशा का स्वामी वो अपने हाउसेस के देगा, लॉर्डशिप के और एस्पेक्ट्स के देगा। 70% रिजल्ट वो जहां स्थिति में है, जहां बैठा है, जहां प्लेस्ड है, वहां के देगा। और जो महादशा का स्वामी है वो 70% रिजल्ट अपनी राशियों के देगा, जहां जहां का वो स्वामी है। जैसे द्वितीय और सप्तम का स्वामी है तो वहां के देगा, और महादशा का स्वामी, और जो अंतरदशा का स्वामी है जहां बैठा है चतुर्थ भाव का, वहां का रिजल्ट देगा। और प्रत्यंतर दशा का स्वामी मंगल जहां आस्पेक्ट दे रहा है वहां का देगा, और 30% अपने ओनरशिप के देगा। थैंक यू। और जो सूक्ष्म अंतर का स्वामी होता है वो अपने डिस्पोजिटर और अपने नक्षत्र के स्वामी के रिजल्ट देता है। सूक्ष्म अंतर का स्वामी जिस राशि में बैठता है उस राशि के नाथ के, और जिन भावों पे एक तो जिस राशि में बैठता है उस राशि के वो रिजल्ट देता है, राशि के नाथ के रिजल्ट देता है, और जिस युति में बैठता है उस युति के रिजल्ट देता है, और साथ में जिस नक्षत्र में बैठता है उस नक्षत्र के परिणाम देता है। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, तो ये जो एस्पेक्ट की जैसे हमने डिस्कस किया या फिर प्रत्यंतर दशा का, तो ये तीनों कंडीशन से हमें देखना चाहिए क्या? जैसे कि लग्न है, चंद्र लग्न है, सूर्य लग्न है। नहीं, आप ऐसा है ना कि जितने ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बना देंगे उतना आपके लिए दुविधा ये हो जाएगी उसको कंक्लूड करने की। तो हम क्या करते हैं कि हमेशा हम जिस समय अध्ययन करते हैं उस समय हम अध्ययन करते समय हम ज्यादातर जो देखते हैं वो हम इसे देखते हैं कि वो जो प्लेनेट है वो लगन से कैसी स्थितियों में बैठा है, क्योंकि आप जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जोड़ते चले जाएंगे उतनी आपकी दुविधा बढ़ती चली जाएगी। ये ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अब बोलिए स्वाति। सर मेरी कोई कंफ्यूजन होता हाँ बोलिए। है सर, हम 64 ऐसे कैलकुलेट करते हैं सर? हैं? सर हम 64वां नवमांश कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? देखिए पिछली बार प्रकाश चंद पांडे जी ने आपको जो बताया था ना वो बिल्कुल सही बताया था, वो मैंने भी आपको बताया था दशा की क्लासेस में, नवमांश की भी क्लासेस में और डिविजनल क्लासेस में भी। 64वां नवमांश का शॉर्टकट ये होता है कि आप नवमांश के चार्ट में जाकर आप वहां से चौथा भाव गिन लेते हैं। तो वहां से अगर आप फोर्थ हाउस को काउंट करेंगे नवमांश कुंडली के अंदर लगन से, तो वो 64वां नवमांश का स्वामी होता है।
जैसे नवमांश कुंडली है, तुला का नवमांश है, तो उसका चतुर्थ भाव में शनि की राशि पड़ती है, तो शनि 64वें नवमांश के स्वामी हो गए। बस थैंक यू सर। तो फिर तो 64वें नवांश के स्वामी उच्च के हो गए नवांश में। हाँ, उच्च के हो गए। उच्च के हो गए, पर राहु के साथ भी तो आ गए ना, राहु केतु के एक्सिस में। राहु केतु एक्सेस में भी आ गए, बिल्कुल। इस वजह से क्या है कि वो पीड़ित, मतलब पीड़ित हैं लेकिन साथ में बलवान भी है। तो जैसे सर आप कहते हैं नेगेटिविटी सोक कर लेता है थोड़ा हाँ, सा। कम कर देता है, ठीक बात। क्योंकि इसमें योगाकारी हो जाते हैं शनि, चतुर्थेश और पंचमेश हो जाते हैं, और उच्च के होके लगन पे बैठे हैं, तो वो विद्या अध्ययन की तरफ को, क्योंकि हायर लर्निंग इसमें देखी जाती है, हायर लर्निंग जो है देखी जाती है वहां से, चतुर्थ भाव से, और पंचम भाव से बुद्धि देखी जाती है, और जो सर्टिफाइड एजुकेशन देखी जाती है, वहां का स्वामी होकर वो लगन पे जाके उच्च का हो रहा है, तो विद्या अध्ययन में अच्छा बनाता है। अच्छा, बुद्ध भी वर्गोत्तम हो गए सर आपके तो। हाँ, बुद्ध भी वर्गोत्तम हो गए, इसीलिए वो शिक्षण कार्य में लेके आए हैं, आत्मकारक भी हैं। अच्छा, इसका मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नहीं फर्क आता, वर्गोत्तम हुआ इसलिए इसने रोल लिया फंक्शनल मेलेफिक का, तो वही रहेगा। नहीं, फर्क आता है, क्यों नहीं, वर्गोत्तम का अपना रिजल्ट तो अच्छा देगा देगा, तो वो कम्युनिकेशन जो होती है, देखिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए व्यक्ति के व्यक्तित्व में आने वाली हर चीज, एक बात बताइए, किसी के व्यक्तित्व के अंदर उसके बोलने की क्षमता क्या स्ट्रांग होनी चाहिए कि नहीं, अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए, तो बुद्ध वर्गोत्तम होकर वो कम्युनिकेशन पावर देता है, राइटिंग एबिलिटीज देता है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने की क्षमता देता है, और बोलने की क्षमता देता है, पढ़ाने की क्षमता देता है, तो वो सब तो अच्छी चीजें देगा ही देगा। लेकिन जो रोग वाली बात है, प्रबलता जो है, रोग की प्रबलता को कुछ कम करने की कोशिश करेगा, आत्मकारक हो जाने की वजह से। आपको यह समझना होगा कि डायबिटीज जैसी जो बीमारी है, वो कोई बहुत ड्रेडेड बीमारी नहीं है, बहुत कॉमन बीमारी है वर्ल्ड के अंदर, और ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की बीमारी क्यों कही जाती है, क्योंकि इसे मैनेज किया जा सकता है। लोग 50, 55 वर्ष, 70 वर्ष तक वो डायबिटिक रहते हैं, तब भी उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि वॉक कर रहे होते हैं, खाने पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये तो बुद्ध चीजों को टोन डाउन तो करता है। सर हार्निया को भी क्रॉनिकल डिजीज में ले सकते हैं क्या हम? नहीं, हर्निया क्रॉनिक नहीं होती। अच्छा, ये मेजर जो ग्रह होता है उसका क्या, कौन सा होता है इसका? देखिए, हर्निया जो है ना, हर्निया के लिए जो है सबक्यूटेनस लेयर पड़ती है, तो गुरु के प्रॉब्लम आने की वजह से हर्निया होगी, क्योंकि हर्निया के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि हर्निया, आप एक बताइए कि हर्निया में क्या होता है, कि जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो बल्ज आउट करती हैं, यानी कि वो डर्मिस के लेवल पे आ जाती हैं, तो आदमी छू के बता सकता है। तो जो अंदर की जो फैट की लेयर होती है, जिसे सबक्यूटेनस लेयर कहते हैं, उसके फटने के से उसका इंटेस्टाइन का बाहर निकलने की वजह से होता है, तो उसको सिला जाता है, अंदर को डाल के सबक्यूटेनस लेयर को सिला जाता है, स्टेपल किया जाता है, तो एक कट लगाने की जरूरत होती है एपिडर्मिस और डर्मिस में, ताकि उससे सिला जा सके। तो हर्निया ज्यादातर जो है वो वेट लिफ्टर्स को हो जाती है, या जिनका जो जैसे एज बढ़ने की वजह से मस्कुलर सिस्टम जो है वो कमजोर होने लगता है, तो चूंकि मसल्स जो सॉफ्ट मसल्स होती हैं स्टमक की, वो कमजोर हो जाती हैं, तो उसकी वजह से वो फट जाता है। तो हर्निया कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज नहीं है, वो सिर्फ ये है कि उसके लिए आप बहुत भारी चीज नहीं उठाते, तो लेकिन चूंकि इसमें फैट की लेयर फटती है, तो फैट लेयर जो है वो गुरु से आती है, तो गुरु के पीड़ित होने की वजह से। दूसरा, किसी भी चीज का फटना जो है वो मंगल या केतु देता है, तो मंगल के द्वारा उसका पीड़ित होना या केतु के द्वारा पीड़ित होना पता चले। ओके सर, थैंक यू। अब कोई भाव इसका इम्पैक्ट, सेवंथ भाव, सेवंथ? नहीं, हर्निया के छठे भाव से ही देखी जाएगा, क्योंकि जो आपका स्टमक है ना, स्टमक में आपका पंचम भाव है, स्टमक से आता है, और छठा भाव जो है वो नेवल से नीचे का स्टमक आता है, तो उसका मतलब अगर का फुल स्टमक का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो पांचवा और छठा भाव आता है, तो या तो पांचवें भाव से वो फटेगा या छठे से फटेगा।
अगर नेवल से ऊपर ऊपर अगर वो बल्ज आउट कर रही हैं तो उसका मतलब है कि नेवल से ऊपर है तो पंचम भाव है। नॉर्मली वो नेवल से नीचे होती है, जो हमारा प्लेसेंटा होता है उससे नीचे होती हैं, वहीं पे वो बल्ज आउट करती हैं इंटेस्टाइन वगैरह, तो उसका मतलब छठा भाव इन्वॉल्व है। मैं इस कुंडली को हटा के मैं आपको एक और कुंडली दिखाने की कोशिश करता हूँ जिसमें व्यक्ति को डायबिटीज है। ये अब आप लोग बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। इनको भी डायबिटीज है और लेकिन इनको इंसुलिन पे नहीं है, ये मेडिसिन पे है डायबिटीज इनको। तो किस वजह से है ये बताइए। लेकिन इनको अभी क्रॉनिक डायबिटीज है, काफी पुरानी डायबिटीज है। इनका तो सर लग्न पीड़ित है, सूर्य लग्न भी पीड़ित है इनका मेजर। वेरी करेक्ट, ठीक है। कारण भी और बताइए। लग्न और लग्नेश दोनों ही पीड़ित है सर। लग्न जो पीड़ित है हम्म, उनके बेसिस में वो है कि राहु केतु एक्सेस में है, और सन भी लग्न में है, तो सन लग्न भी इनका नीच का है, सन प्रॉब्लमेटिक है। सन नीच का है, जी ये भी सूर्य बोलिए। केतु नीच के का साथ भी है। ग्रहण दोष बना रहा है, कंजंक्शन से भी और आस्पेक्ट से भी। हाँ, सूर्य शुक्र के साथ वीन- है और शुक्र इसमें कंबस्ट हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य की डिग्री 6 डिग्री है और शुक्र की डिग्री 2 डिग्री है, यानी सिर्फ 4 डिग्री का फर्क है। तो शुक्र इसमें डीप कंबशन में चले जाते हैं। मंगल की दृष्टि सूर्य को पर पड़ती है। मंगल की नहीं दृष्टि है, मंगल की नहीं है। मंगल की दृष्टि बुध पे है। सर जो इसमें वीनस नीच हैं जुपिटर, हाँ, वो पुष्य नक्षत्र सैटर्न के नक्षत्र के, जो कि खुद से 6 भाव में बैठे हैं, रेट्रो भी हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। गुरु इसमें पुख्य के नक्षत्र के हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हैं, शनि उस नक्षत्र के हैं। इसलिए दूसरा, गुरु इसमें फंक्शनल मेलिफिक हो जाते हैं। सर उच्च के पर गुरु उच्च के जरूर हैं, लेकिन उच्च का होने के बावजूद गुरु जो है वो चूंकि इसके अंदर गुरु फंक्शनल मेलिफिक हो जाते हैं, प्रबल फंक्शनल मेलिफिक हो जाते हैं। शुक्र के लग्नों में गुरु को अत्यंत पापी माना जाता है, तो काफी पाप प्रभाव में गुरु को माना जाएगा और इसीलिए इनको कोई संतान नहीं हुई। गुरु जो संतान के प्लैनेट है, इन्होंने एक चाइल्ड गोद लिया है, तो इनको खुद को संतान नहीं हुई। इनका वीनस भी प्रॉब्लमेटिक है। वीनस सन के साथ है, राहु केतु एक्सेस है, तो जो और मेजर साथ में जो कंबस्ट डायबिटीज भी, का कारक है जी। कंबस्ट भी कंबस्ट है, भी है जी। कंबस्ट भी है। जी जी। और वीनस नवांशा में भी 8th में है, राहु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में। वीनस, हाँ, अष्टम भाव में है और राहु केतु के एक्सेस में है वीनस। चंद्रमा इसमें पीड़ित नहीं है क्या, अर्धपाप कर्तरी में? और साथ के नक्षत्र का भी है सर। देखिए, सबसे चंद्रमा चंद्रमा पे मंगल का एस्पेक्ट है और शनि की राशि में है, तो शनि की राशि में है, जो कि शनि राशिनाथ छठे में है, और चंद्रमा पे मंगल का एस्पेक्ट है, जो मंगल तुला लगन के लिए प्रबल मार्केश हो जाते हैं और फंक्शनल मेलिफिक हो जाते हैं और प्राइमरी मेलिफिक हो जाते हैं, नेचुरल मेलिफिक हो जाते हैं। और इसके अलावा सद्भिषा नक्षत्र का चंद्रमा है, यानी कि राहु के नक्षत्र का चंद्रमा है, और चंद्रमा अर्धपाप कर्तरी है, यानी शनि से दृष्ट है, शनि उससे द्वितीय में है। केतु का भी एस्पेक्ट है चंद्रमा पे। चंद्रमा पे केतु का भी एस्पेक्ट है, वेरी करेक्ट। सर इनका किस दशा में डिटेक्ट हुआ, किस ईयर में? ये तो काफी अर्ली इनको डिटेक्ट हो गया था, जब ये 20-22 साल के थे। तो वो दशा निकालना 22 साल की तो निकालना मुश्किल होगा, वो काफी पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पहले हो गया था। तब 22 का मतलब हो गया 66 की बर्थ है, तो 66 में 20, 86, 88 में। कर्क राशि में गुरु है, थर्ड और सिक्स के लॉर्ड होकर के। 88 में मतलब गुरु की दशा में, 88 में गुरु में बुध आए थे, गुरु में बुध में हुआ, या 89 में हुआ होगा गुरु में केतु में। इट मीन्स रोगेश की दशा में हुआ। हाँ, रोगेश की दशा में हुआ, जैसे मुझे रोगेश की दशा में हुआ। सिंह राशि की मार्स है वहां पे, और राहु और के एस्पेक्ट है। दूसरा जो सूर्य है इस कुंडली के अंदर में, वो बादकेश हो जाते हैं, लगन में बादकेश नीच के हैं। ये चर लगन है, चर लगन में 11th का लॉर्ड बाधीश होता है, बाधीश होकर सूर्य यहाँ नीच के होकर लगन पर आए।
सर शुक्र का पीड़ित होना, क्योंकि एक तो कंबस और फिर अष्टमेश होकर भी वो सबसे ज्यादा वीक करते हैं में नहीं स्वाति, जब लग्नेश हो जाता है कोई प्लेनेट तो उसे अष्टमेश का दोष खत्म हो जाता है। तो कहते खत्म हो हैं जाता है। भाग्य व्याधिपत्येन रंध्रेशो न शुभप्रद सएव शुभ संधाता लग्नाधीशो अपि चेत स्वयं। अगर वो भाग्य का व्याधिपति होकर अष्टमेश अशुभ ग्रह हो जाता है, लेकिन अगर वो अष्टमेश भी हो, अष्टमेश के साथ वो लग्नेश हो, तो वो लग्नेश होने की वजह से अष्टमेश का दोष उसे नहीं लगता। वीनस कमजोर होने का वही रीजन है कि वो सन से कंबस्ट है और राहु केतु एक्सिस में है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें मीन्स मरकरी और केतु दोनों ही विशाखा नक्षत्र के हैं, जुपिटर के नक्षत्र के। कौन है विशाखा नक्षत्र में? सर मरकरी और केतु, मर्क्यूरी एंड, हाँ करेक्ट, बिल्कुल। तो उन्हीं अंतर प्रत्यंतर में हुआ ये। हाँ ठीक है। सर शायद ये जुपिटर में अगर सैटर्न जो 1987 तक चला मार्च एंड, तो अगर उस पीरियड में हुआ तो आई थिंक ये बिकॉज जुपिटर इज 6th लॉर्ड एंड चंद्रमा से वापस छठे में चले गए, हम्म, और छठे घर में शनि है जिसपे मंगल की दृष्टि है। करेक्ट करेक्ट, उसी में हुआ है, उसी में हुआ है। और शनि रेट्रोग्रेड भी है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। क्योंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है कभी भी रोगों को जो है, रोगों से आदमी की सुरक्षा नहीं करते। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है रोगों में हार्म करते। दूसरा, पंचम भाव और चतुर्थ भाव का पीड़ित होना आवश्यक है। तो चतुर्थेश शनि है जो रोग भाव में, दुख भाव में है, मंगल से दृष्ट है जो कि प्रबल मार्केश है और इस तुला लगन के लिए, और नेचुरल मैलेफिक हैं। इसके अलावा जो चतुर्थेश होकर वो शनि जो है रोग भाव में बैठ गए तो इसलिए खराब हो गए। तो इस वजह से गुरु में शनि में होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती। प्लस गुरु के नक्षत्र में है तो हाँ, गुरु इसमें फंक्शनल मैलेफिक हो जाते हैं। Malefic। गुरु के नक्षत्र में है, जॉब तो बहुत अच्छा दिया है, तनख्वाह तो 4 करोड़ की है साल की, सब कुछ अच्छा है। सर फिर इसका तो सैटर्न और जुपिटर का नक्षत्र एक्सचेंज हो गया। सैटर्न किसका? सैटर्न और जुपिटर का नक्षत्र एक्सचेंज, करेक्ट, बिल्कुल। शनि के साथ में नक्षत्र एक्सचेंज हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और शनि तो योगाकारी हो गए ना इसमें, हाँ तुला योगा, लगन। बिल्कुल। लेकिन शनि एक बात है, बस क्योंकि वक्र है इसलिए हेल्थ को इम्पैक्ट दे दिया इसने। वैसे तो अच्छा होगा शनि का। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। सर यहाँ अमावस्या दोष हैं? भी देखा जाए इनमें, जैसे सूर्य और चंद्रमा साथ है। नहीं, लेकिन अमावस्या की बढ़त नहीं है क्योंकि नवमांश में साथ है। यहाँ तो सूर्य और चंद्रमा जो है काफी दूर हैं क्योंकि इसमें पक्ष बल है चंद्रमा को। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब हमें पढ़ना है किडनी प्रॉब्लम को। अब देखिए, जो किडनी डिजीज होती है, उस किडनी डिजीज के पीछे भी मैंने आपको बताया कि यही छठे भाव का हाथ होता है, क्योंकि छठा भाव जो है जनरल वेलबींग ऑफ किडनीज को बताता है। इसमें बुध अगर धनु राशि में अथवा मीन राशि के अंदर अगर होता है और वो सूर्य के द्वारा एस्पेक्टेड होता है, तो इस वजह से, या वो सूर्य को एस्पेक्ट दे रहा होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर बुध अगर सूर्य को एस्पेक्ट देगा तो सूर्य बुध को नहीं, सूर्य और बुध का साथ में बैठना, वो एस्पेक्ट नहीं दे सकते क्योंकि सूर्य बुध जो है सूर्य से सिर्फ 28 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। तो सूर्य और बुध साथ में अगर बैठे हों और बुध जो है सैजिटेरियस में यानी धनु राशि के अंदर हो या मीन राशि के अंदर हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर यूरिनरी प्रॉब्लम्स और किडनी की प्रॉब्लम्स होने के चांस बनते हैं। चंद्रमा अगर किसी वाटरी साइन के अंदर होते हैं और उनका जो स्वामी है, वाटरी साइन कौन कौन से हैं? 6, 8, 4, 8, 12, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और
मीन राशि, ये वाटरी साइंस है। तो चंद्रमा अगर किसी भी वाटरी साइन में हो, कर्क राशि के अंदर हो, वृश्चिक में हो या मीन राशि के अंदर हो, और उसका जो साइन का जो लॉर्ड है, मतलब जिस साइन में भी है उसका साइन का लॉर्ड छठे भाव के अंदर है और उसे बुध के द्वारा वो एस्पेक्टेड है, तो और बुध भी इसमें जो है 4, 8, 12 राशियों में बैठा हुआ हो, तो इन स्थितियों के अंदर व्यक्ति को यूरिनरी प्रॉब्लम या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती। देखिए थोड़ा टफ कॉम्बिनेशन है, इस वजह से आप देखिए किडनी की जो इम्पेयरमेंट है वो कोई बहुत कॉमन इम्पेयरमेंट नहीं है। नेफ्राइटिस जो है वो बहुत ऐसी कॉमन डिजीज नहीं है जैसे कि डायबिटीज कॉमन डिजीज है। चंद्रमा जो है वाटरी साइन के अंदर हो और उसका जो स्वामी है, चंद्रमा का स्वामी है, वो छठे रोग भाव में हो, बुध के द्वारा एस्पेक्टेड हो, और बुध अगर वाटरी साइन के अंदर ही बैठा हुआ हो, बुध जो है वाटरी साइन में बैठा हो, ना भी बैठा हो, तो अगर बुध से एस्पेक्टेड है तब भी व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो ग्लैमेरुलस कैप्सूल है, जो जो हमारा छलनी का काम करता है किडनी के अंदर, वो बुध के द्वारा देखा जाता है। इसलिए बुध का इसमें पीड़ित होना ज्यादा आवश्यक होता है इस कुंडली के अंदर। अगर पापी ग्रह छठे और सातवें भाव में बहुत ज्यादा पापी ग्रह बैठे हों तब भी किडनी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया किडनी जो है 7th हाउस से आता है और छठे हाउस से किडनी की कोई भी बीमारियां देखी जाती हैं। तो उसका मतलब जहां किडनी स्थित है और जिस भाव के अंदर स्थित है उसका भी पीड़ित होना आवश्यक है। तो छठा भाव और सप्तम भाव इसमें पीड़ित होना आवश्यक होता है मेलेफिक प्लैनेट्स के द्वारा, इस वजह से किडनी की प्रॉब्लम होती है। अगर छठे भाव का सप्तम भाव के स्वामी का संबंध अगर 12वें भाव के स्वामी के साथ अगर बनता हो तब, और उस पर शनि की दृष्टि हो, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है, क्रॉनिक प्रॉब्लम के होने के लिए शनि जैसे ग्रह का की दृष्टि का होना आवश्यक होता है। अगर ऐसी दृष्टि अगर होती है तब व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम होती है। अगर 7th हाउस पे अगर मेलेफिक प्लैनेट्स अगर बैठे हैं और 7th का स्वामी छठे भाव में बैठा हो, 7वें भाव में पापी ग्रह बैठे हों, और पहले तो 7वें भाव में पापी ग्रह बैठे हों और 7वें का जो लॉर्ड है वो छठे भाव में बैठा हो, यानी अपने से 12वें बैठा हो, तो इस स्थिति के अंदर व्यक्ति को किडनी की समस्या होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुध अगर अष्टम भाव में कुंडली के अंदर हो, D1 में और D9 दोनों में, तब भी व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं आपको किडनी की प्रॉब्लम की एक हॉरोस्कोप बनाता हूं, यहाँ पे मुझे बनानी पड़ेगी, 1 मिनट आप रुकिएगा। अब आप लोग समझ गए हैं कि जो किडनी की ट्रबल है, किडनी की जो प्रॉब्लम है, उसमें आपको सबसे पहले तीनों लग्नों को देखना है, लग्नों की वीकनेस को देखना है, और आपने बुध का पीड़ित होना जरूर देखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें बुध जो है गुरु की राशि में या पाइसेस राशि में, गुरु की दोनों में से किसी राशि में बैठना आवश्यक है, और 7th का लॉर्ड भी पीड़ित होना चाहिए। तो अब आप लोग बताइए कि क्या छठा हाउस भी पीड़ित होना चाहिए, 7th हाउस भी पीड़ित होना चाहिए? 7th का जो लॉर्ड है वो किसी तरह से बहुत मेलेफिक इंटरवेंशन में होना चाहिए, बुध को भी पीड़ित होना चाहिए इसमें, और किडनी के फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बुध का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बुध के पीड़ित होना, बुध के डिस्पोजिटर के पीड़ित होने से भी बुध पीड़ित माना जाता है। अब आपको ये पूरा अच्छी तरह से यहाँ स्टडी करना होगा कि इस व्यक्ति को किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, तो किडनी का ट्रांसप्लांट इनका क्यों हुआ ये आपको बताना होगा। और इनके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 14 दिसंबर 1968 की पैदाइश है, 1 बजे की गुड़गांव की, और किडनी का ट्रांसप्लांट इनका हुआ था 2000 में। लेट अस गो टू 2000 की दशा। वैसे दवाइयों पे ये ठीक चल रहे हैं। दूसरा, किडनी के प्रॉब्लम के अंदर इस बात को याद रखिएगा, किडनी की प्रॉब्लम तभी होती है अगर चंद्रमा बुरी तरह से पीड़ित हो, क्योंकि चंद्रमा जो है वो यूरिनरी सिस्टम को बताता है और इसमें चंद्रमा ही अवरुद्ध होता है। और जो 2 राशियां इसमें पीड़ित होनी चाहिए वो है धनु और मीन राशियां। चलिए आप लोग बोलिए। मर्करी
पर अष्टमेश की दृष्टि है मार्स की, अष्टमेश भी है वो, तृतीयेश भी। अष्टमेश और तृतीयेश की दृष्टि किस पे है? मरकरी एग्जैक्टली, एक्सेलेंट। और और मरकरी पे भी है, 7th हाउस पे भी है। हाँ जी, और मरकरी मूल नक्षत्र का भी है जो केतु का नक्षत्र। और दूसरा जो मार्स है यहाँ पे, वो प्रबल जो है पापी हो जाता है। बुध का लगन है, बुध के लग्नों में मार्स को, मतलब सिंह राशि को, मतलब सॉरी मंगल को, मंगल ग्रह को अत्यंत पापी माना जाता है। नेचुरल मैलेफिक एंड फंक्शनल मैलेफिक, बीइंग द लॉर्ड ऑफ द 8th हाउस एंड 3rd हाउस, त्रिशदाय का लॉर्ड होने की वजह से। और वो गुरु के साथ बैठे हैं। और लॉर्ड और सेकंड हाउस दोनों अफ्लिक्टेड है सर। हाँ, 6th हाउस का जो लॉर्ड है रोगेश जो है वो शनि है, और रोगेश जो है वो शनि इस सप्तम भाव पे राहु के साथ में पीड़ित होके बैठे हैं और मीन राशि को पीड़ित कर रहे हैं। और साथ में उनकी दृष्टि जो है बुध पे है। बुध पे मंगल की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो बुध बुरी तरह से पीड़ित माने जाएंगे। नवमांश में बुध केतु के साथ है, और बुध पे नवमांश में भी मंगल की दृष्टि है। मंगल वर्गोत्तम है, यानी बहुत पावरफुल है। शनि की भी दृष्टि है नवमांश में। नवमांश में बुध शनि पे। की बिल्कुल आपने ठीक कहा, शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, यानी बुध पूरी तरह से पीड़ित हैं। साथ में शुक्र भी पीड़ित हैं, और चंद्रमा का पीड़ित होना इसमें जरूरी होता है। तो चंद्रमा यहाँ देखिए नवमांश के अंदर वो पाइसेस राशि के अंदर बैठे हैं, और यहाँ पे चंद्रमा पीड़ित है कि नहीं है ये बताइए लगन कुंडली में। हाँ, पापकत्री में है। आप पापकत्री। कर्तरी तो नहीं पाप है। कत्री में नहीं है, केतु के साथ और मंगल के साथ बैठे हैं तो पीड़ित है, सैटर्न की दृष्टि है 7th एस्पेक्ट नहीं है। नहीं, D9 में मैं बोल रहा था, पापकत्री में चल रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ D9 में वो, यहाँ देखिए आप पहले D1 में देखिए। D1 में लीना जी ने ठीक बताया, मंगल और केतु के साथ केतु के बैठे साथ। हैं, तो ये काफी बुरी तरह से पापी प्रभाव के अंदर आ गए। दूसरा शनि और राहु से दृष्ट हो गए। और कृष्ण पक्ष के भी है, तो वैसे भी हाँ, वैसे भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में काफी कम फासला होने की वजह से ये जिसे कहना चाहिए, आप डिस्टेंस देखिए, एक 30 डिग्री की राशि बीच में है, 60 डिग्री 52 मिनट के हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 23 और 7 30, मतलब 22 डिग्री का फासला यहाँ है। 30 और 22 मतलब 52 डिग्री, और 28, 52 और 28 कितना हुआ? 52 और 2 60 और नहीं, 50। ये पक्ष बली है, पक्ष बली है। 72 डिग्री से दूर, 72 डिग्री से दूर हैं, पक्ष बली हैं, पक्ष बलहीन नहीं है। अगर सूर्य और बुध के बीच में डिस्टेंस 72 डिग्री से कम होता है तब ग्रह को पक्ष बलहीन माना जाता है, अदरवाइज नहीं। तो सर इसमें तो अफ्लिक्टेड हो गए मूल लगन और लगन चार्ट के हिसाब से। मून लगन और लगन चार्ट के हिसाब से अफेक्टेड हो गए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर 7th हाउस का जो लॉर्ड है गुरु, वो यहाँ पर भी केतु के साथ है और नवमांश में भी केतु के साथ होके वो भी पीड़ित हो जाएंगे। फिर से बोल दीजिए, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। सर 7th हाउस के जो लॉर्ड है जुपिटर, वो केतु के साथ है, नवमांश में भी, कुंडली में भी और D1 में भी। हाँ, राहु जुपिटर के साथ है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। राहु केतु एक्सेस में है, 7th के लॉर्ड। 7th हाउस भी पीड़ित ज्यादा होता है, 7th हाउस की राशि। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात ये भी देखिए कि राहु के द्वारा दोनों के दोनों ल्यूमिनरीज को आस्पेक्ट मिल रहा है। राहु चंद्र पे भी दृष्टि रख रहे हैं, तो साथ में नवम दृष्टि से सूर्य को भी देख रहे हैं। इस वजह से दोनों ल्यूमिनरीज एफ्लिक्शन में आ रहे हैं। सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं सर, मोर देन 60% प्लैनेट्स तो यहीं पर एक्सिस में ही आ गए। मून आ गया, जुपिटर आ गया, मंगल आ गया, बिल्कुल। राहु शनि सारा सबके और आसपेक्ट। दूसरा लगन के, आप एक बात ये देखिए, सूर्य लगन में छठे का रोग भाव का स्वामी कौन है? सूर्य और शनि में सूर्य लगन के अंदर छठे भाव का स्वामी है मंगल। सूर्य से काउंट करें अगर आप, तो 5वां भाव हो गया शनि और राहु का, छठा भाव मंगल का हो गया मेष राशि का। तो इसका मतलब मंगल जो है वो रोगेश हो गए सूर्य लगन से।
और शनि हो गए रोगेश चंद्र लगन से और लगन कुंडली से। तो आप देखिए दोनों ही रोगेश आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट में है। हाँ, तीनों रोगेश, जिसमें एक रोगेश कॉमन हो गए शनि, जो चंद्र लगन और कुंडली के लगन से जो है वो रोगेश हो गए। तो उनकी वजह से क्या हुआ कि रोग भाव जो है प्रबल हो गया, क्योंकि रोगेश आपस में दृष्टि संबंध में है। अब नवमांश में देखिए, बुध जो है पूर्ण रूप से पीड़ित हैं क्योंकि केतु के साथ हैं, और ये गुरु का नवमांश है। गुरु के नवमांश में देखिए सप्तम भाव ही राइज हो रहा है, और किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, जो किडनी जो है 7th हाउस से आती है। और शनि जो है, जो रोगेश है यहाँ पे D1 चार्ट में, वो नवमांश के अंदर वो द्वादश भाव के अंदर हैं, यानी हॉस्पिटलाइजेशन के भाव में है। किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद ये दवाइयों पर हैं, लेकिन स्वस्थ है, ठीक है। इनकी पत्नी ने इनको अपनी किडनी दी है, पत्नी भी सप्तम भाव से आती है। तो पत्नी ने ही, चूंकि शनि रोगेश होकर प्रबल हो जाते हैं नवमांश में, और स्वग्रही हो जाते हैं, मूल त्रिकोण स्वामी के हो जाते हैं, इस वजह से पत्नी के द्वारा दिया गया। और मंगल भी वर्गोत्तम होकर पत्नी के भाव में बैठे हैं, तो पत्नी का ऑपरेशन भी साथ में कराना पड़ा। पत्नी के द्वारा दी गई किडनी से वो सरवाइव कर रहे हैं, और पत्नी अब चल बसी हैं, लेकिन पति जो है ठीक ठाक चल रहे। लेकिन पत्नी भी लंबे समय तक जीवित रही हैं। पत्नी तो अभी रिसेंटली गई हैं, तो इसका मतलब है कि पति की स्थिति काफी अच्छी है, ठीक है, मतलब वो काम गुजारा चल रहा है उनका दवाइयों पे। तो वो दिख रहा है वर्गोत्तम होके प्लेनेट ने ये किया कि एक स्वस्थ पत्नी दी और विलिंग पत्नी दी, जिन्होंने अपना एक किडनी ट्रांसप्लांट में दिया, जिससे कि वो सरवाइव कर गए। और बोलिए, अब आपको दृश्यकांड और दिखाते हैं। और बुध यहाँ पे देखिए कि 64वें नवमांश में, आप ये देखिए कि बुध यहाँ पे 64वें नवमांश के स्वामी भी हैं। तो बुध शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं 64वें नवमांश के स्वामी होकर। और बुध जो है वो धनु राशि के अंदर, मैंने आपको कहा था धनु और मीन राशि पीड़ित होती है, तो वो भी पीड़ित दिख रही हैं। और बुध जो है 2nd हाउस में पीड़ित हो रहे हैं, और 2nd हाउस में शुक्र के साथ हैं, तो शुक्र को भी पीड़ित कर रहे हैं, गुरु को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो गुरु जीव का कारक होता है, और स्वयं भी पीड़ित हो रहे हैं शनि से दृष्ट होके, मंगल से दृष्ट होके, और केतु के साथ बैठ के। राहु में, चंद्र में नहीं, इनका ऑपरेशन हुआ है 2000 में, तो राहु में शुक्र में ऑपरेशन हुआ है, तो इनका ट्रांसप्लांट हुआ है राहु में, शुक्र में, शनि में। अब आप ये बताइए राहु में, शुक्र में, शनि में क्यों ट्रांसप्लांट हुआ? या यूं कहिए कि राहु की महादशा में सबसे पहले आप मुझे बताइए कि दोनों किडनी फेल कैसे हुए। इनको जो प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो 1998 में प्रारंभ हुई थी। तो 1998 में जो इनको दशा थी वो राहु में, केतु में, बुध की दशा थी, जब इनको किडनी दोनों फेल हुए। या राहु में शुक्र में हुई दोनों किडनी फेल हुए। अगर जुलाई में आप मानते हैं तो जुलाई में, फिर राहु में शुक्र में हुई। मेरे हिसाब से राहु में, केतु में, बुध में हुई होगी। बताइए अब आप लोग। और ट्रांसप्लांट जो मैंने आपको बताया है राहु में, शुक्र में, शनि में हुआ। सर मंगल जो ऑपरेशन के कारक है वो बुध को एस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। और शनि का भी एस्पेक्ट है, शनि का भी एस्पेक्ट। देखिए राहु में, केतु में, बुध में इनका ऑपरेशन, इनके किडनी का फेलियर का ज्यादा अप्रोप्रिएट नजर आता है, क्योंकि केतु का एस्पेक्ट है शुक्र के ऊपर, और केतु जो है वो डिस्पोजिटर ऑफ बुध के डिस्पोजिटर गुरु को पीड़ित कर रहे हैं। और मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल और केतु काफी विध्वंसक हो जाते हैं, यानी कि वो पित्त का प्रभाव बॉडी के अंदर बहुत बढ़ा देते हैं। और शनि से भी एस्पेक्टेड हैं, जो कि रोगेज भी हैं, नेचुरल मैलिफिक भी हैं। इन वजहों से, और नवमांश में भी शनि से एस्पेक्टेड होने की वजह से ये राहु में, केतु में, बुध में ये संभावना ज्यादा बनती है। सर राहु तो पिक इसलिए हुआ क्योंकि नक्षत्र स्वामी राहु के शनि है, जो कि रोगेश है।
तो और अनटेनेंटेड भी है, तो राहु की दशा में उसने बिल्कुल महादरी। बिल्कुल और बिल्कुल। अष्टम के लॉर्ड है। अब चले, हाँ अष्टम। और जो रोगेश है, रोगेश किसके नक्षत्र में है देखिए, रेवती नक्षत्र का है, यानी कि रोगेश जो है वो बुध के नक्षत्र का है। उसके नक्षत्र का। तो उसने बुध को सबसे ज्यादा हार्म किया, तो उसने किडनी को हार्म कर दिया। और ये किडनी पूरी तरह से क्यों निकल रहा है, क्योंकि बुध का डिस्पोजिटर गुरु है, तो ये पूरी तरह से किडनी को फेल करने वाली स्थिति लग रही। और साथ में चंद्रमा को भी ये वेद दे रहा है, अगर चंद्रमा को वेद नहीं देता तो दोनों किडनी नहीं फेल होते। केतु इसमें चंद्रमा को वेद दे रहे हैं, राहु और केतु और बुध में ये स्थिति हुई है। अच्छा, मरकरी एक आपने और रूल लिखा था कि चंद्रमा वाटरी साइन में हो और जो है सिक्स लॉर्ड के साथ में कोई संबंध बना रहा हो, तो ये नवमास में स्टेब्लिश हो रहा है। बिल्कुल चंद्रमा वाटरी साइन में है और सिक्स लॉर्ड है सूर्य, जिसके साथ वो युति में है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला रूल हाँ, स्टेब्लिश हो रहा है ये इसको। यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल। और भाई बाकी लोग भी बोलिए, ऐसे तो फिर क्लास में मजा नहीं आता भाई, बाकी लोगों ने भी बोलना चाहिए, तभी मजा आता है क्लास में। अभी आशीष बोल रहे थे, आशीष कहाँ चले गए? सर इधर ही है। तो आप बोलिए ना आशीष, अब थोड़ा तो इंटरेस्ट लीजिए इसमें। सर राहु में तो इसलिए क्योंकि रोगेश शनि के साथ है और चंद्रमा से वापस ये रिपीट हो रहा है। हम्म और बुध भी अस्त भी है। सूर्य और बुध में 4 डिग्री का फर्क है। राइट सर। राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। बुध जो है बहुत डीप कंबेशन में है, 4 डिग्री का फर्क। और दूसरा बुध का नक्षत्र भी सर देखिए, मूला है। मूला है, इसका मतलब बुध केतु का केतु का नक्षत्र है। सर जुपिटर जो केतु के साथ D1 पे भी लगन पे है, वो दृष्टकान में भी वहां तक खराब हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और खरेश इनके मंगल हैं, और देखिए आप, खरेश मंगल हैं और 22वें दृष्टिकोण के स्वामी मंगल हैं, और मंगल इनके सप्तम भाव में नवमांश में बैठे और हैं, अष्टमी से। और शुक्र के साथ दृष्टिकोण में बैठे हैं, और यहाँ पे मंगल जो है लगन पे बैठे हैं गुरु के साथ, यानी और गुरु को भी अष्टमी पीड़ित कर रहे हैं, शुक्र को भी पीड़ित कर रहे हैं, और चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं, तो तभी किडनी फेल हुआ है। मैंने आपको बताया चंद्रमा का रोल भी इसमें बहुत वाइटल हो जाता है, शुक्र का रोल भी वाइटल होता है, क्योंकि शुक्र उस छलनी को बताते हैं किडनी के अंदर की, जो कि टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करती है और लिक्विड को फिल्टर आउट करने में हेल्प करती है। तो इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को किडनी के इम्पेयरमेंट से गुजरना पड़ता है। लेकिन इनको जो किडनी फेल हुए हैं दोनों, वो इनको ब्लड प्रेशर की वजह से हुए हैं, और ब्लड प्रेशर का कारण ये है कि इनके जो खरेश हैं वो लगन पे बैठे हैं, मंगल है जो कि वर्गोत्तम भी है, और नवमांश में भी वो लगन पे उनकी दृष्टि है। सर अष्टमी से मंगल और केतु की युति भी बीपी को करेगी शूट अप। हाँ बिल्कुल। तो मंगल और केतु की कहाँ हो रही है युति? सर वो लगन पे। हाँ, नवमांश की लगन में, नवमांश में भी हो रही है, लगन पे भी हो रही है। डी1 में मंगल केतु की युति है, और नवमांश के अंदर डिस्पोजिटर आस्पेक्टिंग टेनेंट होता है, केतु को टेनेंट है और डिस्पोजिटर उसका मंगल है। मंगल का अष्टम आस्पेक्ट केतु पे पड़ता है, जो कि अष्टम आस्पेक्ट खराब माना जाता है, तो वो युति की फॉर्म बन जाती है मंगल और केतु की, या मंगल और बुध की, मंगल और शुक्र की, मंगल और गुरु की, इन सब की युति बन जाती है। वो सर अष्टमेश भी हो गए, दृष्टकान के भी हो गए, बिल्कुल युति में भी हो गए, बिल्कुल। तो हर तरीके से। और दूसरा राहु जो है नवमांश में अष्टम भाव में है, ये भी एक कारण है कि इतनी बड़ी मुसीबत राहु की महादशा में आई है और केतु के अंतरे में आई है, क्योंकि वो बुध के साथ में बैठे हैं और शुक्र के साथ में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं केतु, और बुध के प्रत्यंतर में आई है। बुध सर के राहु अचानक से भी कराते हैं, अचानक से। सर राहु अचानक सडननेस के साथ भी कराएंगे। केतु कराते हैं सडननेस के साथ, राहु जो है उतार चढ़ाव देते हैं। राहु की महादशा नहीं होती तो ब्लड प्रेशर इतना उतार चढ़ाव में नहीं होता, तो किडनीज को फेल नहीं करता। राहु की महादशा की वजह से किडनी फेल हुआ है, क्योंकि राहु जो है उतार चढ़ाव के कारक होते हैं, और उन्होंने जो है ब्लड प्रेशर को उतारा चढ़ाया
क्योंकि मंगल लगन पे बैठे थे। मंगल ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले हैं, शूट अप करने वाले हैं, और राहु उसको नीचे करने वाले हैं। तो इस वजह से किडनी फेल हो गए। सर है वो रोगेश नक्षत्र के भी है ना? क्या कह रहे हैं? राहु रोगेश के नक्षत्र के हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, राहु रोगेश के नक्षत्र के भी। हाँ जी, और कोई बोले? सर यहाँ 64वें नवमांश में बुध का माना जाएगा। हाँ, बुध का। बुध 64वें नवमांश पति है। मैंग क्या हुआ, आप भी बोलिए। नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ वीनस भी ज्यादा खराब नहीं करा वीनस। शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं नजर आया। नहीं, शुक्र जो है, शुक्र पे केतु का एस्पेक्ट तो है, देखिए। हाँ हाँ, वो तो। और शुक्र पे यहाँ मंगल का एस्पेक्ट है, खरेश का। अगर आप ऐसे देखें तो शुक्र पे मंगल का एस्पेक्ट है, जो कि खरेश है सर नवमांश के अंदर। इसमें और बादकेश शुक्र भी यहाँ तो पे होगा। खरेश के साथ ही है दृष्टिकांड में। सर ये दृष्टिकांड बादकेश भी होगा ना कन्या लगन के लिए? है क्या? बादकेश भी होगा ना कन्या लगन में? वर्गो लगन में बादकेश वर्गो 9th हाउस लगन का में लॉर्ड जो होता नहीं 7th का लॉर्ड होता है। कन्या है। लगन के सॉरी अंदर सॉरी। ड्यूअल साइंस में वो 7th का लॉर्ड बादकेश होता है, जो कि गुरु है, मार्केश कह सकते हैं। मार्केश है। द्वितीय का लॉर्ड है तो मार्केश है। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए ना, जो खरेश है वही नवमांशा के अंदर खरेश की अष्टम दृष्टि पड़ रही है शुक्र पे और बुध पे। और बुध यहाँ पे 64वें नवमांश पति है। यानी कहने का मतलब है सबसे ज्यादा पीड़ित स्थिति में शुक्र और बुध हो गए। और साथ में मेटाबॉलिज्म के कारक गुरु और जीव के कारक भी पीड़ित माने जाएंगे, क्योंकि मंगल से युति बनाते हैं, मंगल की दृष्टि के कारण केतु के साथ युति बनाते हैं, शनि की भी दृष्टि है। यानी हर तरह से वो पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं। अगर इतने पीड़ित ना होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। किडनी का ट्रांसप्लांट होने की स्थिति तक पहुंचना बहुत बड़ी घटना एक व्यक्ति के जीवन की मानी जाएगी, क्योंकि उसका जो है उसका जीवन वहीं समाप्त होने के चांस बढ़ जाते हैं। कि अगर उसका बाई चांस अगर वो उसको कोई डोनर नहीं मिलता अगर किडनी का, तो उस व्यक्ति को ये परेशानी आ जाती। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि किडनी ट्रांसप्लांट में जो है वो होने के बाद भी बॉडी किडनी को रिजेक्ट कर सकती है, 1 वर्ष के पहले या 1 वर्ष के बाद। और कम से कम 3-4 वर्ष जब तक वो किडनी को एक्सेप्ट नहीं करती बॉडी, तब तक डॉक्टर्स ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये किडनी को एक्सेप्ट करती रहेगी। सर सबसे आपने इसमें लगन की स्ट्रेंथ देखेंगे हम रिकवरी के लिए ना। हाँ, लगन की और 11th हाउस की। 11th हाउस। यहाँ पे 11th हाउस की जो, अगर आप स्ट्रेंथ में ये कह सकते हैं कि गुरु के साथ है 11th के लॉर्ड, तो भाई ठीक है, रिकवरी करा दी। और गुरु जो है वो पत्नी के भाव के स्वामी है, तो आप ये कह सकते हैं कि बाधिश होने के बावजूद पत्नी भाव के तो स्वामी है ही। पत्नी ने जो है किडनी दिया, बचा लिया। सर सबसे पहला तो आपने रूल यही बताया ना कि हमको 6th और 7th हाउस को देखना है। करेक्ट। और यहाँ पर 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में पीड़ित हो रहा है, फिर एस्पेक्टेड हो गया कंजंक्शन, फिर हम उसको लेयर्स बाय लेयर्स हम करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। और आप एक बात और ये भी देखोगे कि जो खरेश है, मंगल है, चूंकि आप दृष्टिकांड में खरेश को पहचान गए हो, तो आप ये देखोगे खरेश किस किस को एफ्लेक्ट कर रहा है। खरेश जो है वो D1 के अंदर में बुध को चौथे भाव से, चौथी दृष्टि से देख रहा है। खरेश जो है वो शनि को, रोगेश को भी देख रहा है। तो खरेश जो है जिनके साथ युति बना रहा है उनको भी खराब कर रहा है, गुरु को भी खराब कर रहा है, चंद्र को भी खराब कर रहा है, केतु को और प्रबलता के साथ में मेलेफिक बना रहा है। फिर शनि जो रोगेश है उसकी दृष्टि पड़ रही है बुध पे, और शनि की दृष्टि जो है नवमांश पे भी पड़ रही है, बुध शुक्र गुरु पे और केतु के साथ। और यहाँ खरेश की फिर दृष्टि पड़ रही है, युति की स्थिति बन रही है। और यहाँ पे जो खरेश है दृष्टिकांड के अंदर, वो पुनः जो है रोगेश को देख रहा है, जो कि दृष्टिकांड का भी रोगेश है शनि, D1 का भी रोगेश है और दृष्टिकांड का भी रोगेश है। और उसके बाद फिर वो मंगल ही होते तो काफी होते, वो मंगल विद केतु हो गए तो और भी वो लीथल हो ब्लड गए। प्रेशर को लीथल कर बिल्कुल। दिया। और यहाँ पे दृष्टिकांड के अंदर केतु के द्वारा दृष्ट है मंगल पंचम दृष्टि से,
साथ में मंगल का जो एस्पेक्ट है वो रोगेश पर है, तो साथ में बुध पर भी है अष्टम एस्पेक्ट। और सूर्य यहाँ पे जो लगन, जो एक लग्नवत माने जाते हैं स्वस्थ शरीर के लिए सूर्य को, वो सूर्य आप देखो कि दृष्टिकांड के अंदर राहु के साथ है। गुरु जो मेटाबॉलिज्म के कारक है वो केतु और राहु के एक्सेस में है। तो हर तरह से ये पीड़ित स्थितियों को बता रहा है। और इस कुंडली के अंदर नवमांश पे भी सूर्य और चंद्रमा जो लग्नवत माने जाते हैं वो खरेश के द्वारा सप्तम दृष्टि से दृष्ट हैं और पाप कर्तरी भी हैं। एक तरफ शनि बैठा है, एक तरफ केतु बैठा। शनि भी बुध को एस्पेक्ट दे रहे हैं। शनि किसको? बुध को दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सभी को दे रहे हैं, गुरु को दे रहे हैं, शुक्र को, वीक बुध हो को। गए सारे एक एक करके। चलिए हम इसको समाप्त करते हैं। तो अब आप लोग समझ गए कि किस तरीके से आप पकड़ते हैं रोगों को। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम।